जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग इस सत्संग के माध्यम से आप सभी संगत के पास पहुँचे। तो संगत जी, आज मुझे शेयर करना था गुरु जी के आदेशानुसार कि जो गुरु जी ने मेरे बचपन की प्रॉब्लम्स थी, जो एक छोटे छोटे ब्लॉकेज थे ना माइंड में, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं और वो ओल्ड एज तक आप निकाल नहीं पाते और आपकी सक्सेस में और आपके अध्यात्म के रास्ते में, आपके आत्मज्ञान के रास्ते में, आपकी सक्सेस के रास्ते में ब्लॉकेज का काम करती हैं। तो गुरुजी खुद ही उनको मतलब ठीक करते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे या फिर आपको किसी एक्सपर्ट के पास तो जाने की ज़रूरत है ही नहीं, हमारे गुरुजी उसको खुद ही सॉल्व करते हैं। तो ये भी मेरे साथ ही हुआ, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज थे, काफ़ी सारे थे, एक नहीं बहुत सारे ब्लॉकेज थे मेरे माइंड में जो चल रहे थे मेरे माइंड में। अभी तक मैं उनको याद करती थी तो मैं उनको रिलीज़ नहीं कर पा रही थी, उन मेमोरीज़ को ना रिलीज़ नहीं कर पा रही थी। तो मतलब वो ब्लॉकेज का काम कर रहे थे मेरे सक्सेस में। तब गुरुजी ने उनको भी हटाया। तो इस जर्नी को शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ संगत जी, और इसको अंत तक सुनिएगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में और गुरुजी ने ठीक करी हैं। तो जो संगत इस सत्संग को सुनेंगे और सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे अपने बच्चों को लेकर के, तो वो भी ठीक हो जाएगी सिर्फ इस सत्संग को सुनने से। तो इसलिए इस सत्संग के साथ अंत तक बने रहें। तो संगत जी, शुरुआत वहाँ से होती है कि पेरेंट्स बताते हैं मेरे कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी तो मेरे से बड़े 3 साल बड़े मेरे भाई थे, जो अब अभी नहीं है, भगवान जी के पास ही हैं। तो 3 साल हम दो ही थे, भैया और मैं। तो मेरे से बड़े भैया थे तो तब तक भी, और उससे पहले भाई हुए तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हालात अच्छे हुए, और उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे क्योंकि ओल्ड टाइम में इतनी सैलरी नहीं होती थी, बस ऐसा होता था कि घर चल जाए, बस इतना ही था। मेरे फादर ने बुक बाइंडिंग के कोर्स किए हुए थे, और जब भाई हुआ और मैं हुई तो तब मेरे मतलब फ़ादर के पास ये गवर्नमेंट के भी जॉब के ऑफ़र आए, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हाई पोस्ट पर नियुक्त थे। तो संगत जी, तब मेरे दादाजी ने भी उनको, जैसे कहते थे ना फादर अपने बच्चे को भी भाई लगवा देते हैं, तो मेरे पापा के पास काफ़ी सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट का आया था, राज्यसभा से भी आया था और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आया था। तो लेकिन ये होता है ना कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लीजिए, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट की जो सैलरी होती थी तब इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तब पापा ने मुझे बताया कि 9 रुपये महीना ऐसा कुछ था, और घर का किराया वगैरह देने के लिए ही 100 रुपये ऐसा कुछ था। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, घर चलाना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसलिए उस टाइम और बैकग्राउंड पीछे से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी, तो इसलिए फिर वो गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ना पड़ा, तो नहीं हो पा रहा था। फिर जब मैं पैदा हुई तो हम पापा ने अपना सेल्फ बिज़नेस स्टार्ट करा बुक बाइंडिंग का। तो वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं थोड़ा सा 5-6 साल से शुरू करूँगी, क्योंकि उससे पहले तो चीज़ें ऐसे ही रही हैं, तो मुझे याद भी नहीं है। तो बुक बाइंडिंग का हमारा स्टार्ट हो गया था, और हमारे यहाँ बनता था तंबोला। ये जो तंबोला गेम होता है, तो उसकी पर्चियाँ, लूडो वगैरह ये सब, मैं कटिंग मशीन, क्योंकि मैं जाती थी अपने कारखाने में और वहाँ पर छोटी सी थी तो देखती थी सारी चीज़ें। तो कई बार मेरे पास फर्स्ट ट्रेजेडी जो मुझे याद आती है, मेरे फादर ने बताया था कि मैं बहुत बड़े ना नाले टाइप होता है ना हमारे घर के आगे, तब ऐसे ही होते थे, बहुत बड़े बड़े नाले टाइप में होते थे। तो मैं उसमें गिर गई थी एकदम जाके। तो मेरे फादर ने पूरा ऐसे हाथ डाल के ऐसे निकाला था, तो मैं पूरा ही मतलब ब्लैक होता है ना, मतलब बहुत मुश्किल से, क्योंकि अंदर भी चला गया था, खेलती खेलती ऐसे गिर गई थी। तो ये चीज़ें मैं बताती हूँ आपको, मैं सबके लिए लकी थी ऑलमोस्ट, बट मैं अपने लिए ख़राब थी, क्योंकि इसकी भी थोड़ा छोटा सा मतलब आपको शेयर करूँगी। क्योंकि मैं 7 बॉर्न थी, 7 और 2 का कॉम्बिनेशन जो होता है ना, जब तक उसकी लाइफ का वो टर्न नहीं आता तब तक वो अपने आप को वो बार बार उठता है, बार बार गिरता है, उसको खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ जाती हैं, जबकि वो दूसरों के लिए लकी होता है। और लेकिन उसकी खुद की लाइफ ना बहुत बड़ा एक हादसा की तरह बीतती है जब तक उसकी लाइफ में हमारे गुरुजी नहीं आते, सही बात बताऊँ
जिस दिन उनकी लाइफ में गुरुजी आते हैं उस दिन से ही वो जो मतलब नेगेटिव चीज़ें होती है ना, जो एक श्राप होता है, वही एक वरदान में तब बदलता है जब मतलब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं। ये मैं उन कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ जो 7222 कॉम्बिनेशन का, ऐसा कुछ उनकी डेट ऑफ बर्थ या भाग्यांक मूलांक होगा, तो अपने को रिलेट कर लेना। तो ऐसा कुछ था, क्योंकि अब तो मैं देख पाती हूँ ना चीज़ें, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद इतना मुझे, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत याद रह जाती हैं, तो ये एक ऐसा हुआ था इंसिडेंट। तो उस टाइम मुझे नहीं पता उसी की वजह से या दशा कुछ ऐसे, या मेरे अंदर कुछ वो नेगेटिव चीज़ें घुस गई हैं क्या। उसके थोड़े दिनों बाद ही मेरा एक बहुत ही लंबा वाला सफ़र चला कि मुझे 5-6 साल की थी, मुझे फीट्स पड़ने शुरू हो गए। एक दिन सर्दियाँ थी, सर्दियों में ज़्यादा होते थे। मैं सुबह सुबह सो के उठ रही थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ ध्यान नहीं है, छोटी थी तो मतलब पेरेंट्स ही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐंठ गई थी अपने आप में बिस्तर पर ही, क्योंकि मुझे बात तक मुझे ध्यान है, क्योंकि मुझे जब भी फीट्स पड़ते थे सुबह उठते टाइम ही होते थे, जब मैं आधी नींद में होती थी, आधी जगी आधी सोई, तो तब मुझे बहुत ज़्यादा फीट्स पड़ते थे। तो शुरुआत में तो काफ़ी देर, जब पहला फीट पड़ा था तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब कैड़ा हो गया था मेरे को, पेरेंट्स को भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, बच्चे के साथ क्या है, रोना पीटना मच गया। तो मुझे जैसे मैं मर गई हूँ तो ज़मीन पर भी लिटा दिया था। तो काफ़ी देर बाद, आधा घंटा करीबन मैं उसमें सफ़र किया होगा। उसके बाद फिर वो चीज़ रिलीज़ हुई और मैं अपने उसमें आई एक्शन में, तो लगा कि हाँ बच्चा ठीक है। फिर डॉक्टर वगैरह को दिखाया। वहाँ से मेरी जर्नी इतनी वर्स्ट हो गई थी कि मैं हर मतलब हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने मतलब शुरू हो गए थे। प्राइवेट में दिखाने का इतना था नहीं भाई बजट, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोई छोड़ा नहीं था। तो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जा रही थी। अरबिंद पंथ जो ऑल इंडिया मेडिकल है, मुझे नहीं लगता दिल्ली का कोई हॉस्पिटल छोड़ा होगा गवर्नमेंट वाला, क्योंकि रिपोर्ट्स में कुछ निकलता ही नहीं था संगत जी, सब कुछ नॉर्मल होता था। और पेरेंट्स ये जो होता है ना झपटे वगैरह ओपरी, इसमें कहीं बिलीव नहीं करते थे, हम लोग कभी भी नहीं करते थे। तो ये वाली शुरुआत, ये मेरे को फीट्स पढ़े जा रहे थे। अब फीट्स पढ़ रहे थे, पहला दूसरा पढ़ा 1 साल बाद। तो मुझे जब खुद से पता हो लगने लगा ना कि हाँ मुझे ये चीज़ होती है, तो संगत जी मैं डरने लगी थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि काफ़ी 2 दिन तक तो मुझे ऐसा घैल सा रहता था, मुझे होश नहीं होता था। मेरी जीभ में ना बहुत बड़े बड़े कट्स पड़ जाते थे, क्योंकि जीभ भी टेढ़ी हो जाती थी दांतों के नीचे। वो चीज़ से मुझे डर लगने लगा था। और पेरेंट्स इतना प्यार मतलब वो करने लगे थे, पैम्परिंग करने लगे थे कि ये बच्चा, इसको रुलाना नहीं है, इसके सर में दर्द नहीं करना, क्योंकि वो मेंटली लेवल पर थी ना चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होती रहती थी मेरी। तो मैं उसका फ़ायदा, ऐसा नहीं है कि बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर्स को भी मेरे बोला जाता था कि ये बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप इसको ज़्यादा कुछ मत बोलना, कोई परेशानी है तो हमें बताना। तो ये स्कूल में भी हर जगह बोला हुआ था, सबको ऑलमोस्ट पता था कि बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो जब वो फीड्स मतलब जल्दी जल्दी पढ़ने लगे, फिर 6 महीने में कम से कम संगत जी मुझे 10 साल तक मैंने ये चीज़ें सही हैं। तो मुझे डर लगता था सुबह सुबह, ये जब तक मैं ऑफिस स्कूल नहीं जाना शुरू कर दिया था ना, 10th के आसपास ये चीज़ें मेरी छुट्टी हैं। 5-6 साल के बच्चे से शुरू होकर के 10th आई थिंक 11th में जाकर ये चीज़ें छुट्टी हैं मेरी। तो संगत जी मुझे इतना डर लगता था उन चीज़ों से कि सुबह मतलब मैं उठ रही हूँ तो तभी वो फीड्स पड़ जाता था। कभी मेरे को वॉशरूम में मतलब पड़ गया, मैं वहीं पर ही वॉशरूम में हूँ तो मम्मी अंदर से खटखटा रही हैं क्या है, मेरे को वहीं पड़ गया तो निकाले कैसे अब अंदर से, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और फिर उसके बाद मुझे 2 दिन तक बिल्कुल होश नहीं रहता था, मैं कहाँ पर हूँ कैसे हूँ। और इतनी दवाइयाँ, इतनी हार्ड उसकी एप्टॉन की दवाइयाँ चलती थी कि आपने एक दिन भी उसको नागा कर दिया तो पिछला जितना भी आपने दवाई खाई है वो पूरा कोर्स ख़राब हो जाता था। और वो दवाइयाँ इतनी ख़राब थी संगत जी, जब मैं हुई थी तो बिल्कुल एकदम वाइट होता ना, बिल्कुल मेरी जो आइज़ हैं वो कैटी आइज़ हैं, तो सब मुझे ना, मैं एक फेयर कलर की थी। तो अब तो दवाइयाँ खाने के बाद देखिए बहुत फ़र्क पड़ जाता है, चीज़ें जस्ट अपोजिट हो गई हैं अब तो मुझे बिल्ली बुलाया जाता था। मेरा निक नेम पैट नेम जो भी मुझे बोलता था तो कहता था बिल्ली। तो मेरे नियर बाय जो भी नेबर थे तो मुझे नेहा कम बोलते थे, बिल्ली ज़्यादा बोलते थे, आज भी बोलते हैं जाती हूँ तो फिर उसके बाद वो चीज़ें बदल गई। तब संगत जी ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा जब जल्दी फीड्स पड़ने लगे और मैंने हर हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, ऑल इंडिया मेडिकल में कराया, हर जगह लंबी लाइनें मिली, क्योंकि वहाँ तो डेट्स मिलती थी कि आज आपको सिंपल हुआ है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है, फिर और इतने दिन बाद आइए। इतना चक्कर लगते थे, स्कूल से भी फिर छुट्टियाँ लेनी पड़ जाती थी। कुछ ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, ये सब तो चल ही रहा था, दवाइयाँ चल ही रही थी।
इस बीच कुछ ऐसा एक ट्रॉमा और था कि 6th क्लास का मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं प्राइवेट स्कूल में थी, मेरे पीछे आसपास ही घोंडा, जहाँ पर मतलब मुझे और मेरे ब्रदर दोनों ही हम लोग पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल था। तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, मेरा ब्रदर था 9th क्लास में और मैं थी 6th क्लास में। क्योंकि मेरा फीड्स का तो चल ही रहा था, ऑलमोस्ट सबको ही पता था, ट्यूशन्स वगैरह मेरे लगे हुए थे, क्योंकि मदर फादर इतने एजुकेटेड नहीं थे कि वो ट्यूशन भाई हमें पढ़ा सके। तो ट्यूशन्स लगे हुए थे। तो एक मुझे ये बहुत ही ज़्यादा, जो अभी तक भी मुझे परेशान करता था ये वाला सीन, कि 6th क्लास में थी और स्कूल में थी मैं, तो सबको पता था मुझे फीड्स पड़ते हैं, कोई भी मुझे हालांकि कुछ कहता नहीं था और मैं उस चीज़ का फ़ायदा भी कभी नहीं उठाती थी। तो एक बार साइंस का लास्ट पीरियड चल रहा था उस दिन 6th क्लास में। और पीरियड्स में क्या होता था, जब आप 6 में आ जाते हैं ना, तो टीचर सब्जेक्ट वाइज लगने शुरू हो जाते थे तब। तो साइंस के टीचर थे, आशीष उनका नाम था। और लास्ट के पीरियड में वो जैसे ओरल बोल रहे थे और हम लोगों को नोट डाउन करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी 6th क्लास में। तो उन्होंने जस्ट घूमते घूमते क्लास में उन्होंने देखा कि ये बच्चा लिख नहीं रहा है। तो जो बोल रहे थे मैंने नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं था। मैंने चलाने की कोशिश करी तो उसका रिफिल ख़त्म, पता नहीं क्या ऐसा कुछ था कि मैंने नोट डाउन नहीं करा था। वो मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि उन्होंने मुझे, जो मेरे मतलब मदर फादर मुझे उंगली तक भी नहीं उठाते थे ना, एक आवाज़ भी नहीं बोलते थे। उस दिन उन टीचर ने पता नहीं कहाँ से क्या, उनके दिमाग में क्या चीज़ थी, क्या वो लड़के आए थे घर से, उन्होंने मुझे इतना मारा, इतनी लड़की के ऊपर होकर के भी उन्होंने थप्पड़ 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 ढह थप्पड़, इधर से इधर से इधर से, मतलब उन्होंने मुझे इतना मारा, कम से कम 50-60 थप्पड़ मारे होंगे, ठीक है। और इतना मारा और कि मेरी सांस भी फूलने लगी। पूरी क्लास पूरी इकट्ठी हो गई, बाहर से भी क्लास टीचर्स इकट्ठे होके देखने लग गए कि ये बच्चे की इतनी आवाज़ रोने की क्यों आ रही है। फिर भी वो बंद ही ना हो, टीचर बिल्कुल मारे जाए मारे जाए मारे जाए, कभी सिर पे मारे, कभी इधर मारे। और मुझे सांस तक नहीं आ रहा, मैं सांस भूल रही हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से, मतलब इतना रो रही थी कि मतलब मेरे को रोना भी नहीं निकल रहा था, सिसकियाँ अंदर। ये वो एक ना बहुत बड़ा ट्रॉमा है मेरा, क्योंकि वो गलती संगत जी इतनी बड़ी भी नहीं थी, ठीक है। फिर अगले दिन, मतलब उसी दिन ही इतना ज़्यादा था। फिर मेरी ट्यूशन में जो बच्चा पढ़ता था आसिफ, तो उसने बोला, क्योंकि छोटे बच्चे ही थे हम भी तब, तो उसने बोला सर जी इसे मत मारो, इसको दौरे पड़ते हैं, आप इसको मत मारो, इसको सांस भी नहीं आ रहा। 3-4 बच्चों ने लगातार उठ के बोला। आप ये सोचिए कि दूसरे बच्चों का दिल दहल रहा था मुझे देख के। तब जाके उस टीचर ने मुझे छोड़ा और छुट्टी का टाइम हो गया था। फिर उसने 2-3 मतलब मेरे को भेजा पानी पीने के लिए, इसको लेके जाओ और पानी पिला के लाओ। लेकिन मुझे कहाँ सांस आ रहा था। आप सोचिए 50-60 थप्पड़ मायने रखते हैं, बहुत मतलब सीवियर वाला मेरे मुंह पे सारा छपा पड़ा था, बहुत बुरे वाला। उसी दिन शायद मतलब मेरे भाई पे भी, मतलब मदर फादर के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत बुरा टाइम था, क्योंकि 9th में मेरे भाई को, वहाँ से 8 तक स्कूल था और 9th में मेरे भाई को गवर्नमेंट स्कूल में डाला गया था घोंडे के। तो उसने कहा था मुझे पढ़ना नहीं है, तो वो उस ट्रॉमा से गुजर रहा था कि मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे मत ज़बरदस्ती करो, मुझसे मत पढ़ाओ, मुझे नहीं पढ़ना। जैसे ही वो उस स्कूल में गया तो वो दोनों ही बच्चों पे, भाई पर और मेरे पर, दोनों पे ही उस दिन बहुत भार था। तो ये तो मुझे अब पता लग रहा है ना चीज़ें, कि जब मैं चीज़ें नॉलेज हो गई है जानने की एस्ट्रोलॉजी से। तो संगत जी वो दिन मैं इतना रोई। और जब मैं पूरी छुट्टी क्लास हो करके ना, छुट्टी का टाइम हो गया, बेल बज गई, तो वो सर, मतलब मैं बता नहीं सकती आज तक भी, मतलब अब गुरुजी ने शायद उनको माफ़ी दिलवाई होगी, कहीं उन्होंने भाई इस चीज़ के लिए भुगतान किया होगा, तो शायद मैंने माफ़ किया होगा, तो वो चीज़ें रिलीज़ हुई हैं मेरी भी। तो वो दिन मतलब इतना बुरा वाला था ना, कि इस बात पे अगर आज की डेट में होता ना संगत जी, तो वो जेल में खड़ा होता। लेकिन तब ऐसा नहीं था, तब पेरेंट्स भी इतना जल्दी टीचर को मतलब नहीं ब्लेम करते थे कि ठीक है आप मारे हैं तो मारिए, लेकिन हमारे बच्चे को देखिए। तो लेकिन वो भी पेरेंट्स भी उस दिन बहुत परेशान थे कि मेरा भाई इस बात पे घर से निकल गया था कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ने के लिए मत बोलो, ज़बरदस्ती मत करो। तो वो घर से ऐसे बच्चे निकल जाते थे ना रूठ के, तो भगत सिंह पार्क वहाँ पे यमुना विहार में है हमारे उधर, तो वहीं पे जाके वो बैठ गया था। तो मेरे पेरेंट्स उसको, मतलब मेरी नानी का घर पास में ही था एक गली छोड़ के, तो वो लोग उनको ढूंढ रहे थे। और मेरे फादर के फ्रेंड सर्कल में भी हैं, मतलब सभी ढूंढ रहे थे ब्रदर को। तो इधर से मैं जब मेरी स्कूल से छुट्टी हुई संगत जी,
मैं अपने घर आई थी तो आप समझिए, जो छुट्टी हुई थी ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सभी मुझे बहुत बुरे वाले तरीके से देख रहे थे, क्योंकि मैं इतने दहाड़े मार के रो रही थी, इतने दहाड़े, क्योंकि मेरा निकल ही नहीं रहा था मेरे से मुंह से एक शब्द, मतलब रोना ही रोना रोना। वो बहुत बुरे वाला मारा था उसने मुझे, वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी, तो उसने मुझे बहुत मारा था। तो संगत जी, और आपको पता है कि मेरे को तो फीड्स पड़ते हैं, तो और ज़्यादा मतलब चीज़ें ख़राब हो रही थी उस टाइम पे। और पूरी छुट्टी हुई ना जब, तो सभी बच्चे मतलब मेरे साथ साथ ग्रुप बना के आ रहे थे, किसको ये कहीं गिर ना जाए, ये कुछ हो ना जाए, वो बच्चे को ग्रुप के ग्रुप मुझे घर तक छोड़ने आए। सॉरी संगत जी कि मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए ना टफ़ टाइम था। तो जब मैं घर पर आई तो मैंने घर पर देखा घर खुला पड़ा है, क्योंकि वो 2 गली का ही डिस्टेंस था स्कूल से और इधर आने में घर तक। तो बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे से पैम्परिंग, बल्कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब पॉसेसिव हो रहे थे, लेकिन वो टीचर बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो घर पर जब मैं आई तो घर पर भी कोई नहीं था। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मेरे घर पे भी पेरेंट्स नहीं है, मैं किससे वो चीज़ डिस्कस करूँ। तो जब आई तो मतलब घर पे ही ढूंढ रहे थे भाई को उस टाइम पर। तो फिर उन्होंने बोला कि क्यों रो रही है तू इतने बुरी तरीके से। मैं कहा टीचर, उसने ना मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था कि मार मार ऐसे, मतलब मैंने बोला। तो वो टीचर क्या था, उस उनके आने से पहले ही ना घर पे आया था बात करने के लिए। तो वो खुद मेरे को बोला कि पेरेंट्स कहाँ हैं तेरे। मैंने कहा पता नहीं कहाँ है, मैं ऐसे ही बोलने, क्योंकि मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था। तो वो जस्ट कॉर्नर पे गया था और मुड़ ही रहा था, क्योंकि घर पे कोई मिला नहीं उसे। तो वो मेरे गार्जियन थे, वो आ गए थे पीछे से, तू रो क्यों रही है, मेरे को मारा उसने मार। तो उन्होंने ना उसको देख लिया कॉर्नर पे जाते, तो उन्होंने इतने ज़ोर से, मेरे पेरेंट्स ने ना अब्यूज़ करा, बहुत ज़ोर से अब्यूज़ करा। बट तब तक ना वो टीचर टर्न मुड़ चुका था। फिर मेरे गार्जियन ने मुझे थोड़ा सा पैम्परिंग करा, पानी वानी पिलाया। उन्होंने कहा तू बैठ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी परेशान थे, क्योंकि मेरा ब्रदर नहीं मिल रहा था सुबह से। तो दोनों ही, आप सोचिए, एक ही दिन में दोनों बच्चों के ऊपर कितना मतलब चीज़ें ख़राब थी, छुड़वाने का मतलब टॉर्चर कितना ज़्यादा था उस दिन बच्चों पे। तो मैं भी परेशान थी और ब्रदर भी था। ब्रदर थोड़ी देर बाद मिल गया, उसको वापस घर लेकर आए। फिर मैंने बहुत देर तक फिर अपने पेरेंट्स को बोला आज के बाद मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी लेकिन पेरेंट्स को था कि 20 साल में कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट डे फिर वो मेरे साथ स्कूल गए, प्रिंसिपल से मिले। उस टीचर ने पैर पकड़ के माफ़ी भी मांगा, लेकिन मेरे दिल में से कहाँ निकलने वाला था। उस टीचर ने माफ़ी भी मांगा काफ़ी। तो पेरेंट्स ने फिर भी सेटलमेंट प्रिंसिपल से करा कि ठीक है, अगर आपको ज़्यादा करना है तो हम इनको निकाल देते हैं ऐसे। फिर पेरेंट्स ने, पता नहीं, इतना मुझे ध्यान नहीं कि वो टीचर निकले कि नहीं निकले। लेकिन उसके बाद भाई मेरे जो स्टूडेंट, मेरे कोलीग जो भी थे ना, क्लासमेट जो थे, वो सभी मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब अटैच थे। टीचर्स वगैरह मुझे कुछ नहीं करते थे, वो प्राइवेट स्कूल तक था। और जब ये चीज़ें, फिर मेरा 6 क्लास ओवर हो गया थोड़े दिन बाद ही, तो मैं अपने ही सेम जहाँ ब्रदर पढ़ रहा था मेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे मैं 7th क्लास से चली गई। वहाँ पर जाकर सच में मैं बताऊँ, उस स्कूल में जाकर मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले। जो मेरी क्लास टीचर थी पूनम मैम, जो संस्कृत की क्लास टीचर थे, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं मतलब बता नहीं सकती, अपने बच्चे की तरह दिया। मैं आज भी उस इंसिडेंट को संगत जी याद करती हूँ तो मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी जो मतलब जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया। टीचर्स को भी इतना राइट नहीं है। आज तो खैर एक उंगली नहीं उठा सकते टीचर कि फ़ौरन जो पेरेंट्स से एक्शन ले लेते हैं। टीचर को कुछ भी कहने का या सुनने का, मारने का राइट नहीं है आज की डेट में। बट लास्ट टाइम में ऐसा नहीं होता था। सभी संगत को पता है कि टीचर तो संटी लेकर बैठे रहते थे कि बस मतलब मारते चले, खाल भी उधेड़ देते थे, तो पेरेंट्स नहीं बोलते थे। बट आज वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये मेरी लाइफ का ट्रॉमा है जो मुझे बार बार झंझोड़ता है, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सफ़र कर रही थी अपने डिसीज़ से, तो उसके ऊपर एक और तड़का लग गया था ये। फिर संगत जी माफ़ी मांगा। जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई तो मेरा क्लास टीचर थी पूनम मैम, वो बहुत ज़्यादा मुझे पैम्परिंग करती थी, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे एक बहुत अच्छा सर्कल मिला। मेरा 12th वहीं तक ही हुआ। हालांकि 9th क्लास में एक बार मेरा पैर भी जल गया था। मम्मी के लिए खाना बना रही थी तो जैसे घी में ही आग लग जाती है, क्योंकि 9th क्लास में जा कर के मम्मी का पित्त का थैली जो होता है उसका फट गया था वो। तो संगत जी उसमें
ऑपरेशन हुआ था उनका बहुत बड़ा, तो तभी मैंने अपने घर का काम वाम जैसे लड़कियां सीखती हैं तभी सीखा मैंने सारा। तो उस टाइम पे काम करते करते ही मेरे पैर पर बहुत सारा पैच बन गया जलने का, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ऐसा हो गया कि कंपाउंडर थे एक, उन्होंने आकर के उसको कटिंग कर दी छाले पर। वो तो उस टाइम पे मेरे पापा घर पर थे, मम्मी नहीं थी, तो पापा ने पानी में डिप करके रखा, डॉक्टर वगैरह को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। और नेक्स्ट डे ही कंपाउंडर ने आकर उन छालों को गीलों को काट के उस पर मतलब बैंडेज कर दिया, लपेट दिया, जिसके कारण से उसको हवा ना लगने के कारण उस पर अंदर पूरा सड़ गया वो बहुत बुरे वाला। तो जब वो चीज़ ऐसे हो गई संगत जी, उसके बाद उसके लिए भी मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, करीबन 1 महीना करना पड़ा। मैंने कहा ना, मैं अपने लिए बहुत परेशान रही हूँ बचपन से। एक चीज़ छूटती थी, एक चीज़ लगती थी, एक चीज़ छूटती थी, एक चीज़ लगती थी, ऐसे परेशान हुई हूँ। तो संगत जी उसके बाद 1 महीने जब वो सड़ गया पूरा बहुत बुरे वाला, तो मम्मी ने, किसी ने बताया रतन जोत और मेहंदी मिला के लगा लो, तो ऊपर की लेयर तो सूख गई, बस अंदर वो रूट हड्डियों तक गल गया सारा पैर मेरा, फ्रंट पंजा जो होता है। तो उसमें भी मेरी क्लास टीचर ने बहुत हेल्प करी और उन्होंने बोला कि घर बैठो, मैं अटेंडेंस अपना आप लगा दूंगी, सब कुछ अपना आप हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। मतलब हर वे में उन्होंने मेरी हेल्प करी। और जब मैं क्लास में जाती ना तो मुझे शर्म आती थी, तो मैम कहती तेरा पैर लटका के तू लटकी हुई है ना, फिर सूजन आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पर आके बैठ नीचे, मतलब वो चबूतरा टाइप होता था, उसके ऊपर टीचर का डेस्क होता था। तो वो मुझे फिर अजीब लगता था कि पूरी क्लास बेंच पे बैठी और मैं उनके पास उधर बैठी हूँ, तो मुझे अजीब भी लगता था। फिर ऐसे हुआ संगत जी, तो उनका पीरियड होने पे मैं बैठती थी उनके सामने और फिर जा कर के ना वापस बैठ जाती थी बेंच पर। तो उसका रीज़न ये हुआ, पूरा टाइम बैठने के बाद मेरे पैर में और ज़्यादा स्वेलिंग आने लगी। फिर उन्होंने, टीचर ने ही कहा कि तुम अब घर पे रहो, मैं अटेंडेंस वगैरह सब अपना आप लगा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे पैर की हालत हो रही है बहुत ख़राब। फिर संगत जी एक बार ऐसा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा मवाद थी, मेरे छोटे मामा जी ने उसको साफ़ करा पूरा। मैं चिल्ला रही थी, मैं चिंगाड़ रही थी, उस टाइम पे बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि बिना उसके ना वो चीज़ें साफ़ कर रहे थे, अंदर तक का हड्डी मांस तक दिखाई दे रहा था, उसका सारा लेयर साफ़ कर रहे थे। तो उनका भी बहुत शुक्राना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे होता है। मेरी टीचर का बहुत, पूनम मैम का बहुत शुक्राना, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना हेल्प करा। और उसके बाद फिर डेली मैंने इसको सूखने के इंजेक्शन लगाए, तब जाके 1 महीने में वो ठीक हुआ। तो ये छोटे छोटे ड्रामाज हैं जो मुझे ना अभी तक ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं मेरे लाइफ में। तो वो फिर बैंडेज हुई, फिर उसके बाद लेकिन जो फीड्स पड़ रहे थे संगत जी, वो कॉन्टीन्यूटी में चल रहे थे। फिर वो फीड्स जब जल्दी जल्दी पड़ने लगे, तो इसमें मैं अब बीच में एक अलग डिवाइन एनर्जी ऐड करूँगी। हो सकता है आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन मुझे आज उनको शुक्राना करना ही है। ये भी गुरुजी का ही आदेश, आप समझ लीजिएगा। तो नरहड़ है राजस्थान में, पिलानी के पास नरहड़ के पीर बाबा हैं, सैयद पीर है, बहुत माने हैं, 750-800 साल पुरानी एनर्जी है उनकी, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उनकी पूजा हो रही है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जो मतलब हमें एक वरदान की तरह मिली हुई है, जो जिनके हम मानते हैं, और वो हमारे आगे से आगे हमारी रक्षा करते हैं। तो शायद मेरे ही कर्मा बहुत बुरे रहे होंगे, जो मुझे इतना मतलब ये चीज़ें रहे क्या होंगे, करे ही होंगे बुरे कर्मा इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, जो मुझे ये सब झेलना पड़ा। तो जब मैं वहाँ जाते थे, हमारे यहाँ पीर की पूजा होती थी। मम्मी एक बार ऊपरी प्राई में ऐसे मतलब ट्रैप हो गई थी, तो फिर उनको पानी वानी भी नहीं पच रहा था ऐसे कुछ, तब मतलब वहाँ से एक हेल्प आई पीर के, मतलब हम जहाँ जाते हैं वहाँ से, कि इनको पढ़ा हुआ पानी, आप जो नमाज़ पढ़ते हैं 5 टाइम की, उनको बुलाइए और इनको पानी पढ़वाइए, क्योंकि मम्मी का कुछ भी डाइजेस्ट कलेजे से नीचे नहीं जा रहा था। हॉस्पिटल जाए तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, घर आते ही वही बुरा हाल हो रहा था। क्योंकि वो छोटा सा शेयर कर सकते हो सकता है किसी और के साथ भी सेम चल रहा हो, क्योंकि मेरी दादी जी का श्राद्ध था और दिन में वो हलवा खा करके उसी श्राद्ध का अपने घर आ गए थे, तो वहीं से वो ट्रैप हो गए थे उस एनर्जी में। आप समझिए, ये ट्रैप तभी होगा पीछे से जब कोई पितृदोष होगा आपके घर में। नेगेटिव एनर्जी तभी होंगी जब कोई पितृदोष होगा आपके घर में, ठीक है, पीछे से। तो ये चीज़ें हमारे साथ लगातार फैमिली में चल रही थी, लेकिन तब हम इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, मतलब हॉस्पिटल सीधे साधारण चीज़ें थी, तो इन सब चक्करों में हम बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जब मम्मी बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गई इसमें और हॉस्पिटल जाते थे, तो ठीक घर पे आते वही बुरा हाल। तो फिर हमारी गली में एक बाबा जी जाते थे, जो 5 टाइम का नमाज़ पढ़ते थे, और जो मेरी मौसी हैं, मेरी नानी की साइड से पीर की चली आ रही है, पापा की साइड से नहीं, नानी की साइड से सैयद पीर की जो इनकी चली आ रही है, नरहड़ के हाजी बाबा।
तो उनकी मतलब ऐसे हुआ था। फिर उनमें मेरी मौसी में उनकी एनर्जी आई थी, तब बोले कि भाई इनको ऐसे झपटे में है ये, और इनको पड़ा हुआ पानी मुल्ला जी का ऐसे पिलाओ। तो जो गली में जाते थे हमने उनको रोका, और मैं जाते आते उनको अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ऐसे मैं बोलना सीख गई थी। छोटी थी बट मुझे उनको करना बड़ा अच्छा लगता था। जब वो रिवर्ट करते थे तो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे अपने से सीनियर जो होते थे उनसे बातचीत करना आज भी अच्छा लगता है। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे शनि महाराज बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अब तो मैं चीज़ें, मैंने कहा ना, मैं जानने लगी हूँ, कोरिलेट करने लगी हूँ, उनको कनेक्ट करने लगी हूँ, तो मुझे तब अच्छा लगता था। फिर उन्होंने आके हेल्प करके मेरे मम्मी को पानी में पड़ के कुछ पिलाया। उसके बाद से मेरी मम्मी ने डेढ़ रोटी खाया, मतलब सारी चीज़ें ठीक हुई। उस दिन के बाद से हमारे घर में भी वो पूजा होनी शुरू हो गई, उनकी जोत जलनी शुरू हो गई पीर की। तो ये चीज़ें चल रही थी, हमारा जाना आना शुरू हुआ, हमारे हालात और अच्छे होते चले गए, बहुत अच्छे होते चले गए। बिज़नेस में सारी चीज़ें, उन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े संकटों से हमें बचाया। तो संगत जी एक बार ऐसा हुआ, मैं ये जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि फीड्स कहाँ पर आकर बंद हुए। फिर सन 2000 में ऐसा हुआ कि मैं अपनी मौसी के साथ ही वहाँ गई थी, ब्रदर और मौसी के साथ। मम्मी पापा नहीं गए थे राजस्थान, तो वहाँ गई हूँ। तो वो फीड्स ना, बकरी होती थी वहाँ पर, तो बकरी थी, तो वहाँ पर ही जहाँ पर हमने रूम लिया था आसपास, वहाँ पे बकरी बंधी थी। तो वहीं पर ही मुझे फीट पड़ गया, फीट वहाँ पर जो दौरा पड़ गया। तो मुझे, मेरी मौसी को लगा कि शायद बकरी ने मार दिया है इसको या ऐसा कुछ है। तो वहीं पर ही पड़ गया। बड़ी मुश्किल से मुझे उठा करके वहाँ पर नरड सैयद पे ना वो एक संदल बना हुआ है, किसी ज़माने में वहाँ पर बूरा बरसती थी, लेकिन लोगों ने मिसयूज किया उसका, और फिर वो मिट्टी में बदल गई। आज भी वो, पहले तब वो खाते थे उसको, जैसे गुरुजी का जल प्रसाद शहद प्रसाद है, ऐसे ही उस टाइम पे बूरा बरसती थी। तो लोगों ने मिसयूज करा, फिर उसी का ही मिट्टी बन गया। तो आज उस मिट्टी में संदल ऐसे लपेटने से इन सब नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा मिल जाता है, बड़े से बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो। ये तो मेरा मतलब कहते हैं ना, टेस्टिफाइड, सॉरी, कि मतलब उनकी मेहर है हम पे। जो भी वहाँ जाता है सबकी मेहर वो होती है कि जो अगर इन चीज़ों को लेकर जाता है, जैसे हमारे बालाजी के होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी होता है। वहाँ पर फिर मुझे उस संदल में लेकर गए और मिट्टी वगैरह ऐसे लगाया बहुत सारा। तो फीट तो मेरा खुल ही जाता है 5-6 मिनट में, लेकिन इस बीच बहुत बार फीट पड़ने से मेरे को बहुत डर बैठ गया था अंदर। फिर मैं मम्मी को यही बोलती थी कि, इससे पहले का थोड़ा शेयर करती हूँ, मम्मी को यही बोलती थी, मम्मी हाथ लगा के मुझे तब उठाया करो, क्योंकि मुझे फीट तब पड़ता है जब मैं आधी सोई होती हूँ आधी जगी होती हूँ, तभी मैं फिर वो बिस्तर में ही ऐठ जाती थी। तो मैं मतलब डरने लगी थी, बहुत ज़्यादा डरने लगी थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी फिर इतना हुआ। फिर वहाँ पर एक वो होते हैं ना, मौलवी टाइप होते हैं जो वहाँ के केयर टेकर होते हैं, तो वो सब हम लोग उनको मामा जी बोलते थे। जब हम जाने लगे तो उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना के दिया कि आप इसके गले में ना ये पहनाओ, क्योंकि इसको दौरे वगैरह पड़े हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वो चीज़ भाप ली होगी कि नेगेटिव एनर्जी कुछ है इसके साथ, तो दौरे शायद इसलिए पड़ रहे हैं। संगत जी वो दिन था और आज का दिन है, मुझे फीट कभी नहीं पड़ा। क्या मैं 6-6 महीने, 3-3 महीने में बहुत परेशान हो रही थी, डर रही थी, सब कुछ पढ़ रही थी। तो आप समझिए कि वो मेरे लिए ना एक ऐसा हो गया था कि बेशकीमती ना मुझे एक चिराग कुछ ऐसा मतलब मिल गया है, मणि टाइप का मिल गया है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा था वो ताबीज़। ये इससे नहीं उतारूँगी, क्योंकि इससे ही मेरी ये बहुत बड़ी, जो जिससे मैं 10 साल को से सह रही हूँ, तो वो चीज़ मेरी बंद हुई है। तो मैं इसे तो कभी नहीं उतारूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको नहीं उतारूँगी। अगर शो नहीं करना तो इधर उधर कहीं बांध लिया हाथ पैर, मतलब उसको मुझे किसी हालत में नहीं मतलब छोड़ना था। लेकिन संगत जी एक चीज़ शुरू हो गई थी, फीट्स पड़ने तो बंद हो गए थे, लेकिन मैं अंदर दबना शुरू हो गई थी। फीट्स नहीं पड़ा उस दिन के बाद से, और कंटिन्यूटी में हम उनकी पूजा भी करते थे, और आज भी हम वहाँ पर जाते हैं। तो संगत जी वहाँ पर फिर इतना फीट पड़ने बंद हो गए। लेकिन होता क्या था, आप साइंटिफिक लैंग्वेज में कहोगे तो स्लीपिंग पैरालिसिस, ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती है और माइंड एक्टिव रहता है। आप उठने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप वैसे में कहेंगे तो कहेंगे कि आपकी छाती पर अगर कोई बैठ गया और उसने उठने नहीं दिया। साइंटिफिक में कहेंगे, साइंस में कहेंगे तो आपको बोलेंगे स्लीपिंग पैरालिसिस हो गया। तो इस तरीके से मेरी चीज़ें चल रही थी। फीट्स पड़ने बिल्कुल बंद हो गए थे, बिना किसी दवाई के, बिना उसके अपने आप ही बंद हो गए, जबकि इस रोल पर हमने कभी वर्क करा ही नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दवाई भी करिए और साथ में ये सब चीज़ें भी करिए, क्योंकि पता नहीं होता कि बच्चा किस वजह से सफ़र कर रहा है।
और हम सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगाते रह जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हम इन चक्करों में रह जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर कभी दिखाते ही नहीं। प्लीज़, इसीलिए गुरुजी भी कहते हैं कि भैया तुम डॉक्टरों को भी दिखाओ, मेरा काम मैं अपने आप करूँगा, डॉक्टरों के पास भी जाना ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों को पैरेलली लेके चलना चाहिए। लेकिन मेरे केस में क्या हो रहा था, सिर्फ डॉक्टरों के पास जाया जा रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था, कहीं भी दिखाया नहीं जा रहा था। लेकिन जब पहली बार वहाँ पर शायद उन्होंने भी मेरे को इसी कष्ट को काटने के लिए वहाँ पर परमानेंट बुलाया होगा बाबा ने, और बहुत बड़ी शक्ति है वो, मतलब अब मैं बता नहीं सकती। हमारे हनुमान जी के ही अवतार हैं, या हनुमान जी के ही हैं, शायद धर्म अलग हो लेकिन अवतार तो वही है, क्योंकि उनके पास ही हनुमान जी का भी मंदिर है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो हनुमान जी के ही अवतार माने जाते हैं वो भी, और इतनी ही बल शक्ति और सब कुछ है। जो काम वहाँ पर होता है बालाजी, वही काम वहाँ पर भी होता है। और वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली झोली आएगा। लास्ट टाइम भी मैं वहाँ पर बहुत रो के आई हूँ कि मैं अपनी, जब आपने मुझे इस संसार के लिए, इसके लिए एक्टिव करा है, तो मैं अपनी झोली खाली नहीं रहूँगी। इसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी, आगे फुल डिटेल बताऊँगी। तो संगत जी, इतना मेरा फीड्स पड़ने बंद हो गए, लेकिन मुझे दबना में शुरू हो गई। फिर मैं उस दबने से डरने लगी। मतलब मेरा डर कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। कभी किसी चीज़ को लेकर डर रही हूँ, कभी किसी चीज़ को लेकर डर रही हूँ। इस बीच काफ़ी सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो मेरी होती ही रहती थी। मतलब मैं औरों के लिए लकी थी, लेकिन खुद के लिए ऐसा था कि जैसे खुद के लिए श्राप हूँ, खुद के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बेकार है बिल्कुल, इस टाइप से चल रहा था। उसके बीच में कभी यूरिन में ब्लड आना, क्योंकि इतनी हैवी दवाइयाँ खाई हैं संगत जी, कभी तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट होंगे ना, तो ये वाला था। तो संगत जी, जब मैं दबने से डरने लगी, अकेली अगर मैं कहीं पर सो रही हूँ तो मैं दब जाती थी, मैं छटपटाती थी अंदर से, बहुत ज़्यादा छटपटाती थी कि मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर की सारी आवाज़ें सुन रही हूँ, सब कुछ सुन रही हूँ, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ। जब भी मैं डीप स्लीप में गई और स्लीपिंग पैरालिसिस मेरा स्टार्ट हो गया, मतलब मेरे छाती पर जैसे कोई बैठ गया और वो उठने नहीं दे रहा हो। तो जब भी मैं अकेला सोती थी, डीप स्लीप में गई, तो मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था। वो मुझे आज पता लगता है क्यों हो रहा था। तो संगत जी, ये जब चीज़ें हुई, ये लगातार होने लगी, तो मैं जितना फीट से नहीं डरती थी, उससे कहीं ज़्यादा इससे डरने लगी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर करते क्या है। अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा हो तो बिल्कुल साइलेंट शांत लेट जाइए, वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। आपकी जो एनर्जी सोल होती है ना, वो कहीं और आपकी बॉडी से निकल के कहीं और चले जाते हैं। ये देखिए, अगर मैं यूनिवर्स लैंग्वेज में कहूँ तो ये सब होता है। और वैसे कहेंगे तो साइंस में कहेंगे तो स्लीपिंग पैरालिसिस है कि माइंड एक्टिव होता है, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। तो ऐसे में आपको बिल्कुल मन को शांत रखना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत लेट जाओ अपने भगवान का, हनुमान जी, क्योंकि माइंड तो एक्टिव होता है ना, बॉडी तो पैरालाइज्ड होती है। बिल्कुल हनुमान जी का नाम लेते रहो और बिल्कुल शांत लेट जाओ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सफ़र कर रहे होंगे। तो दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया। तो संगत जी, फिर आया मेरा भाई की शादी की, पहले हो चुकी थी मेरे 2006 में भैया की शादी हुई, और फीड्स पड़ने तो मुझे बंद हो गए थे। बहुत प्यारी सी भाभी आई मेरी, और 2007 में मेरा भतीजा आया पहला, और ऐसे करके फैमिली स्टार्ट हो रहा था। और 2008 में जाके मेरा मतलब मैरिज फिक्स हुआ matrimonial.com के थ्रू, कि मैंने खुद से ही, वो चीज़ लव मैरिज नहीं थी, और अगर मैंने शायद लव मैरिज की होती तो शायद चलता भी नहीं। ये आप प्लीज़ कुंडली में उनके भी सबके कहूँगी जिनके शनि 7th हाउस में है, वो लव मैरिज ना करें, अरेंज मैरिज करें। और अपने से, या तो आपकी वाइफ आपसे 6-7 साल छोटी होनी चाहिए, मतलब 4 साल का तो कम से कम हो, या आप उनसे बड़े होने चाहिए, वो आपसे बड़ी होनी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, तभी आपकी शादी चलेगी, नहीं तो नहीं। तो सेम मेरे साथ हुआ। मेरे हस्बैंड मेरे से 7 साल बड़े हैं, बट लगते नहीं थे। और मैट्रिमोनियल साइड से भाई हमारा शादी फ़िक्स हुआ, सेम कास्ट के हैं, सब कुछ है, मोदी नगर से शादी फ़िक्स हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो सेम चल रही थी ना। और आप ये चीज़, मुझे तो जान से ज़्यादा प्यारा था मेरा ताबीज़, क्योंकि मेरा तो फीड्स, मुझे लगता था ये खो गया तो मेरे फीड्स दोबारा पड़ने लग जाएंगे मुझे, लेकिन दबती तो मैं थी। बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था। थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम के क्योंकि मैंने अपना स्कूल पास आउट कर लिया, उसके बीच मैंने अपने कंप्यूटर कोर्सेज शुरू कर दिए, और फर्स्ट ईयर के तुरंत बाद ही सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में मैंने 4 साल जॉब किया, ये लक्ष्मी पब्लिकेशन दरियागंज में। वहाँ पर ये सब चलता रहा, और उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड मिले, बहुत ही अच्छे। मुझे लगा कि जीवन का सब कुछ, क्योंकि उन्होंने मुझे, बस ये कह लीजिए, वो भी हनुमान जी के ही अवतार है। कहीं ना कहीं ये सर्कल शिव जी के अवतारों का मेरे इर्द गिर्द घूम रहा था। तो
संगीत जी उसके बाद बहुत ही अच्छी ससुराल मिली मुझे। मैंने कहा ना, सब कुछ बहुत अच्छा था। इन लॉज़ बहुत अच्छे हैं, रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, नानी के सब कुछ बहुत A1 है, सब कुछ बहुत A1 है। लेकिन परेशानी कहाँ थी, मैं खुद से बहुत परेशान थी। तो जब बात आई कि ठीक है, 1 साल तक हमने कहा कि हम बेबी प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जब देखिए, मैं एक चीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा-सा पर्सनल हो जाएगा हस्बैंड के थोड़ा रिलेशंस को लेकर के, कि आप थोड़ा-सा आइडिया दे देती हूँ कि उनका भी शादी से पहले जैसे हो जाता है अफेयर वगैरह, तो उसको लेकर के मैं बात तक भी थोड़ा-सा सफ़र कर रही थी, शादी के बाद भी। तो एक तो वो चीज़ थी, उससे बहुत सफ़र कर रही थी। और हालांकि उन्होंने मुझे शादी से पहले सब कुछ बता दिया था, लेकिन पहले ही चीज़ें ब्रेकअप पर हो गई थी, तब मेरी शादी हुई थी। तो वो चीज़ें भी मैं तो बहुत मतलब ब्रॉड माइंडेड थी, क्योंकि जो भी मेरा रिलेशन, मेरा जितना भी मतलब फ्रेंड सर्कल था वो भी मैंने शेयर करा, उन्होंने भी मुझसे शेयर करा। तो सब कुछ बहुत ब्रॉड माइंडेड, बिल्कुल कुछ भी छुपाते नहीं हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे से हम लोग सेटल है माइंड से, तो फ्रैंक है ये कह लीजिए। तो मेरी जो भी बातें थी उन्होंने एक्सेप्ट करी, उनका जो भी पास था मैंने एक्सेप्ट किया, तो ये चीज़ें ऐसे चली। तो वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो पास्ट था वो वहीं आसपास ही रहते थे, तो इसलिए मेरे लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा था, कि मुझे लग रहा था मैं इस चीज़ को कैसे, मैं अपने हस्बैंड को कभी ब्लेम नहीं करती थी कभी भी कि आप नहीं बात करना, ये नहीं। मैं बहुत फ्रेंकली होकर कहती थी चीज़ें ठीक है, नहीं तो वो छुपा के करेंगे, तो मेरे सामने करो, बातें करनी है तो ये वाली चीज़ें थी। तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड, मैंने बहुत स्पेस दिया उनको, बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना मैं अपने लिए बहुत परेशान थी। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे लगता था मेरे हस्बैंड बिल्कुल मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकते, बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ है, अभी भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन उस टाइम वो टाइम चल रहा था जो मैंने फेस किया, मेरे कहने का मतलब ये है। तो एक इस चीज़ से परेशानी थी, जब 1 ईयर हो गया तो मुझे फिर बेबी कंसीव होने के लिए प्रॉब्लम होने लगी, वो नहीं हो रहा था, 6 मंथ तक ट्राई करा, नहीं हुआ। और एक चीज़ और थी कि मुझे अपने हस्बैंड का जॉब चेंज करवाना था। मैं हस्बैंड के लिए लकी थी, सब कुछ घर वालों के लिए, सब जहाँ जाती थी वहाँ ठीक हो जाता था, लेकिन खुद के लिए मेरा सेम चल रहा था। फिर जब मैं अपने घर वहाँ पर गई तो ताबीज़ मेरा स्टिल फेरों में भी पहना हुआ था वो मैंने, ठीक है, हाईलाइट नहीं हो रहा था तो, लेकिन बांधा हुआ था कहीं अंदर। तो वो ताबीज़ मेरे लिए एक, मैंने कहा ना, एक मणि का काम था, तो वो मैं मणि टाइप का खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ें भी, भाई हर चीज़ ने टाइम ऑफ पीरियड तक होती है, उसके बाद उसे भी छोड़ना पड़ता है। तो फेरों में बन गई, सब कुछ हो गया। अब बेबी कंसीव होने में नहीं प्रॉब्लम आ रही है, और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से थोड़ी सी टेंशन में चल रही थी। और मुझे लग रहा था कि हस्बैंड का जॉब चेंज हो जाए तो शायद चीज़ें ठीक हो जाए, कि जगह बदल हो। तो ये इस चीज़ से बहुत परेशान हो रही थी। और एक प्रॉब्लम ये चल रही थी कि मैं स्लीपिंग पैरालिसिस जो हो रहा था उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो उसकी जो मतलब होता है ना, जल्दी हो रहा था संगत जी वो मेरे साथ, तो उससे बहुत परेशान हो रही थी कुछ चीज़ों से। तब मेरे यहाँ पर पास में ही, मतलब मेरी सास जो मदर इन लॉ थे, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे कि चलो दिखा लेते हैं, कि भाई वैसे मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब ओके आया था, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं था। तो एक बार मैंने कंसीव किया भी, लेकिन वो बेबी का ग्रोथ हो नहीं हुआ, कुछ भी चिपक गया यूट्रस में, तो उसका अबॉर्शन कराना पड़ा। तो फिर मोहन बाबा की मेरे ससुराल में आसपास गद्दी लगती थी, मोहन बाबा जो है नीले घोड़े वाले जो होते हैं, उनकी गद्दी लगती थी, वहाँ पर वो मेरे को लेके गई कि चल तेरी गोद वोद जैसे भरवा देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उधर भी जाना पड़ता है मेडिकल के साथ साथ। तो ठीक है, आप मदर इन लॉ से आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम तो आपको बच्चा चाहिए था ना, तो किसी भी तरह से अब ठीक है, हो सकता है मेरे हस्बैंड का मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाए। तो बेबी का वो भी प्लान कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि ठीक है अब हम कर सकते हैं बेबी प्लान। वहाँ पर गई मैं, जब मोहन बाबा की गद्दी लग रही थी, तो अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी। जाते ही उसने मुझे ना बहुत सारी भीड़ में मुझे उठा दिया कि इधर आओ, तुम्हारा नंबर आ गया, बीच में से कोई लाइन नहीं थी, कुछ नहीं, बस रैंडमली उठा के मेरे को बुला लिया। वहाँ पर जाके उन्होंने सीधे रखकर ना मेरे मुंह पे इतनी ज़ोर से तमाचा मारा, सबके सामने। वो मुझे ना इतना इरिटेट कर गया संगत जी, कि क्योंकि मेरे में कोई ओपरी पराई तो खेल नहीं रही थी, मुझे क्या पता कि कुछ प्रॉब्लम है भी या नहीं है। तो कहते हैं इसके ऊपर तो ओपरी है, ये है, वो है, तो तू कहेगी तो इसे बाहर निकाल दूँ, ये कर दूँ। मैंने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो ठिनक चुकी थी कि इतने, क्योंकि मैं एग्रेसिव हिंसक हूँ ही नहीं, मैं बहुत शांत लड़की हूँ। जो भी कहना है शांति से करो, ये बात तो तुम नॉर्मली थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी इतनी ज़ोर से सबके सामने। तो वो में मैं पी गई, क्योंकि मेरा संस्कार वो वाले नहीं हैं।
कि मैं बड़ों के लिए ऐसा कुछ वहीं पर ही चालू हो जाऊँ बोलना, तो वो भी मैं पी गई। फिर मैंने अपने घर पर आके, उसने गोद वगैरह भर दी उन्होंने, मैं घर पर आ गई। तो उन्होंने, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये कर लेना, वो कर लेना। मैंने कहा दोबारा नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी कर लेना, मारा क्यों, नहीं जाऊँगी। नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। प्रसाद वगैरह भी साइड में रख दिया, पता नहीं गाय को दिया था क्या, मुझे याद नहीं, कि इनके पास नहीं जाऊँगी दोबारा। तो फिर ऐसे हुआ, फिर मेरी लाइफ में सेकंड जो नरहड़ वाले बाबा के साथ थे, सेकंड जो एंट्री हुई डिवाइन की, वो ही हनुमान जी की, क्योंकि उससे पहले मैं पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती थी। बचपन में हनुमान जी का प्रसाद जरूर चढ़ावा देते थे कभी कभी, वो भी किसके लालच में, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है, और वो जो बूंदी होती थी ना, और उसमें जो बर्फ़ी का टुकड़ा आता था, बस वो मेरे दिल को खुश कर देता था खाने के लिए। तो मैं मम्मी से हमेशा कहती थी 2 रुपये दे दो, क्योंकि उस टाइम तो 2 रुपये का भी बहुत प्रसाद आता था, कि 2 रुपये दे दो, वो प्रसाद बांटना है। तो मंगलवार को मेरे दादाजी भी हनुमान जी के भक्त थे, तो हर मंगलवार को उनका भी चलता था। तो ये ना चला आ रहा है हनुमान जी का, लेकिन मेरी लाइफ में इस तरह से रोल आएगा वो मुझे नहीं पता था। तो मेरे मामा जी, जो पास में ही हमारी नानी का घर है, बड़े मामा, उन्होंने कहा कि अगर तेरे को ज़्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, स्लीपिंग पैरालिसिस के बारे में मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सोते टाइम ऐसे कुछ फील हो जाता है, जो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मैं अकेले में सो नहीं पाती हूँ। मैं तब तक मुझे उसको ट्रीट करना नहीं आता था ना, मैं छटपटा जाती थी। वो ऐसा होता था जैसे बंद कोठरी में आपको बिल्कुल बंद कर दिया और आपका दम घुट रहा हो, वो ऐसी वाली फीलिंग होती है ना। आप उठ पाते हो ना निकल पाते हो, कुछ नहीं कर पाते, आप छटपटा के रह जाते हो अंदर। वो ऐसा लगता है जैसे आपका दम निकलना शुरू हो जाए अगर आपको बंद कोठड़ी में बंद कर दिया जाए छोटे से में, वो ऐसी फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वहाँ ससुराल में भी। तब तक मेरा फिर क्या हुआ, बेबी तो हुआ नहीं था। फिर मेरे मामा जी ने कहा अगर तेरे को ज़्यादा परेशानी है तो घोंडे के आसपास एक ब्रह्मपुरी वाले बालाजी का मंदिर है, वहाँ पर बालाजी का मंदिर है, तो वहाँ पर गद्दी लगती थी संगत जी। तो वहाँ पर जो गुरुजी बैठते थे, जिनके ऊपर गद्दी आती थी वो वाली हनुमान जी की, तब मुझे वहाँ पर ट्रस्ट आया। मेरे को उन्होंने बुलाया कि इधर आओ, तो वो भी बीच में से उठाते थे ऐसे। तो उन्होंने भी मुझे, मेरा नंबर जल्दी लगता था जब मैं जाती थी कहीं भी। तो और ज़्यादा कहीं मैं ऐसे नहीं घूमी, बस ये 2 जगह मेरे को ले जाया गया, वो भी मैं खुद से नहीं गई, ले जाया गया जब प्रॉब्लम मैंने किसी के साथ शेयर करी। तो जब मैं उनके सामने बैठी तो उन्होंने कहा तो 3 प्रॉब्लम को लेकर के आई है। मैंने कहा हाँ। मेरे को थोड़ा विश्वास सा हुआ, 3 प्रॉब्लम। मैंने कहा हाँ। कहने लगे कि हस्बैंड के लेकर के, हस्बैंड के काम के लिए और एक बच्चे के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मेरे को रूट कोज बताया उस चीज़ का, जो मैं इतना बचपन से मतलब सहती आ रही थी, उसका क्या रूट कोज था। उसका रूट कोज उन्होंने मुझे बताया कि कहीं बचपन में तूने किसी पेड़ के नीचे बैठ कर के झपटे में आ गई थी, तो उसकी वजह से तूने इतने सालों तक पूरा जवानी, पूरा ये सब बचपना पूरा तूने अपने ख़राब कर दिया, क्योंकि उसका इलाज कभी करवाया ही नहीं गया था। पेरेंट्स कभी गए ही नहीं, मानते ही नहीं थे, तो जाते कैसे। या फिर इतना कह लीजिए कि मुझे इतना भोगना था अपना, क्योंकि कुछ हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मास मेरे रहे हो जिसकी वजह से मुझे भोगना था। वो तो मैं आज कहूँगी ना इस लाइन को, तो क्योंकि जो भी आपके सामने आ रहा है, रिवर्ट होके आ रहा है, वो आपके कर्मास का ही आ रहा है। वो तो मैं आज कहूँगी, तब तो नहीं पता था ना मुझे कुछ भी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि तुम वो झपटे में थी और अभी भी वो चीज़ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे दब जाती हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि, तब तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता था, उसको चीज़ को कहते क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है ये, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि नेट वगैरह उस टाइम पर होते नहीं थे संगत जी। 2011 में इतना मोबाइल कहाँ था, वो तो अब कोविड में इतना फैला है सोशल मीडिया। तो छोटे वाले नोकिया के तो फ़ोन होते थे उस टाइम पे। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उसको बोलते क्या है। ये तो अब सर्च मारे हैं तो चीज़ें पता लगी हैं कि भाई इसको भी स्लीपिंग पैरालिसिस बोलते हैं या ऐसा कुछ है। फिर संगत जी मैंने उनको बताया सारी डिटेल, तो उन्होंने बोला कि बचपन में तुमने किसी पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे ही कुछ खा लिया था, झपटे में थे, और क्योंकि तब हम मानते ही नहीं थे, दिल्ली में थे, तो तब से वो चीज़ तुम्हें परेशान की है। और तुम्हें सिर्फ क्या करना है, 2 प्रेतराज सरकार जो होते हैं, हनुमान जी के ही रूप, जो प्रेत को संभालते हैं, उनको उन्होंने 2 मंगलवार मेरा भोग लगवाया। भोग किस चीज़ का, चावल बूरा और घी का, जो मीठे भात का जो होता है, उनका उन्होंने सामान मंगवा कि 2 मंगलवार तुम मतलब ये लगातार लगेगा। तो 2 मंगलवार तक, 2 हफ्ते तक मैं अपने घर पर ही रही। फिर उसके बाद मैंने 2 मंगलवार भोग लगवाया, और संगत जी आप यकीन मानिए 2 भोग लगाया, और उन्होंने मुझे कहा कि एक नारियल दिया वहाँ से कि इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा के स्थल पर रख लीजिएगा और वहाँ पर इसकी पूजा कीजिएगा। रोज़ाना आप इसके आगे हाथ जोड़िएगा, सोचिएगा ये हनुमान जी हैं। फिर संगत जी ये चीज़ हुआ,
मैंने 2 हफ्ते मतलब मैं कच्चा ही सामान लेके गई थी, वहाँ पर ही बनाया जाता था, मंदिर जो उनके सेवादार थे वही बनाते थे, खुद ही भोग लगाते थे, बस इतना ही काम था मेरे को, वहाँ पर सामान बस दे के आना था। रूट कोर्स लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस वजह से प्रॉब्लम है। वो दिन है संगत जी, और आज का दिन है, मेरा स्लीपिंग पैरालिसिस भी छूट गया। एक भी बार नहीं, कभी नहीं, कैसे नहीं। तो मुझे क्या हनुमान जी से प्यार नहीं होता? बताइए, क्या मुझ में रोम रोम में वो मेरे नहीं भरते? क्योंकि उस टाइम से मैं कई सालों से उससे जूझ रही थी। आप समझिए 2000 से 2011 तक कितना साल और हो गए? आप लगाइए 2000 से 10, 11 साल लगभग मैं स्लीपिंग पैरालिसिस से परेशान रही हूँ। ये जो मतलब आप दब जाते हैं, तो 11 साल की कोई परेशानी अगर आपकी कोई चुटकियों में, सिर्फ 2 हफ्ते में अगर एक चुटकियों में ठीक कर दे, तो क्या आपके रोम रोम में आस्था नहीं बढ़ेगी? इसलिए मेरी आस्था हनुमान जी में बढ़ी। और फिर सेकेंड मंथ ही मुझे भी बेबी कंसीव हो गया, दूसरी मेरी मनोकामना पूरी हुई। और तीसरी जो मेरे हस्बैंड के रिगार्डिंग थी, तो वो भी मैंने कहा ना कि आप सेपरेट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन दिल से किसी चीज़ को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस लड़की का वो था, देखिए, कैरेक्टर लेस, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी काफ़ी लड़कों से उसका हो गया था अटैचमेंट। फिर उसने थोड़ा सा भैया पूरा क्लियर करा मेरे हस्बैंड के माइंड का कि ये चीज़ भैया आप थे तब भी ये मतलब हमारे साथ थी। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करा, बहुत ज़्यादा। वो दिन था और आज का दिन है, वो भी मेरे कट गया। तो मैं क्यों ना हनुमान जी को मानूं? बताइए। मेरे लाइफ की इतनी इतनी बड़ी लंबी लंबी चीज़ें चलने के बाद भी अगर वो मेरी चुटकियों में ठीक हो जाती हैं तो आस्था बढ़ेगी ना संगत जी। तब से मैं मतलब हनुमान जी से मतलब मेरा ऐसा हो गया कि वो मेरे रोम रोम में हो गए। मतलब मुझे कहना नहीं पड़ता, मुझे कोई स्वरूप की नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे अंदर है। और जो हनुमान जी को मानता है वो राम जी तक अपना आप पहुंच जाता है। यहाँ से मेरे हनुमान जी की हुई पूरी, मेरा बच्चा हो गया। और 1.5 साल बाद ही जैसे फिर मेरा बेटा हुआ, उस टाइम पे मेरा बेटा मतलब बीमार रहने लग गया बहुत ज़्यादा। बेटा हो तो गया अच्छे से, बहुत हेल्दी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं बता चुकी हूँ, आपके बेटे की भी जर्नी बता चुकी हूँ सारी, कि बेटा बहुत बीमार रहने लग गया, सारी चीज़ें हो गई। मतलब मैं अपनी लाइफ को लेकर के हमेशा ही परेशान रही हूँ। और जब बेटा कंसीव किया था तो ये मेरा होता है ना, कुछ ना कुछ कर्मास है जो मेरे सामने आ ही रहे थे, और उनके ऊपर कभी काम ही नहीं किया जा रहा था। मैं तो कहती हूँ कि स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनका बेसिक कोर्स होना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप ही अपने जीवन सुधार ले। कम से कम उसे पता तो हो कि मुझे करना क्या है। अंधेरों में जी करके इतने साल तो फालतू में ना गवा दे। मैं पढ़ नहीं पाती थी, मुझे पढ़ाई नहीं करवाया जाता था कि फीड्स पढ़ते हैं, इसको रुलाओ मत, इसको ज़्यादा काम मत करवाओ, इसको ये मत करो, इसको कोई ज़्यादा खेलने मत दो। ऐसे पैम्परिंग होता था मेरे साथ में, बिल्कुल ऐसा होता है ना, लोलू बोलो बच्चे को बिल्कुल ऐसे रखते हैं, छुई मुई सा ऐसे रखा जाता था मुझे बिल्कुल। लेकिन उसका फ़ायदा मैंने नहीं उठाया। मैं अंदर से बहुत पोलाइट हूँ, हम्बल रहती थी हमेशा, और सबका प्यार भी मुझे ओवरलोड, मतलब बहुत प्यार मिला है मुझे सबका, आज भी मिलता है। और संगत जी उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे बच्चे के साथ प्रॉब्लम होने लगी, बेटा हुआ मुझे, सबको बहुत खुशी हुई, अच्छे से फंक्शन किया, सब कुछ किया। फिर जब वो पैदा हुआ तो वो बीमार, 3 महीने 2 महीने उसका, जब मैं 1.5 साल तक मोदी नगर में रही तो वहाँ पर मुझे पता चला कि पानी का कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, हर हफ्ते डॉक्टर चेंज, हर हफ्ते डॉक्टर चेंज। और जब मेरे को कंसीव हो रहा था तब फिर मेरे को एक बीमारी ने घेरा। अब वो बीमारी क्या थी? आपकी बैक पे पैचेस हो जाना, फंगल इन्फेक्शन के पैचेस। मेरे साथ जो बीमारियां चली है ना संगत जी, बहुत लंबी लंबी चली हैं, मतलब 5-5-6 साल से तो कोई कम है ही नहीं, जिससे मैंने अच्छे से परेशानी, मतलब दवाइयाँ मेरी ख़त्म हुई ही नहीं है। वो 7-2 कॉम्बिनेशन वाले अपना आप समझेंगे कि वो कितनी बार गिरे हैं और कितनी बार उठे हैं, लेकिन बाउंस बैक सर होते हैं कि अपनी खड़ा होना जानते हैं, कितना भी उन्हें गिराओ लेकिन वो हर हालत में लड़ना सर्वाइवर होते हैं। इस तरह से मैं मतलब मजबूत बनी हूँ, आज जो मैं खड़ी हूँ ना, या गुरुजी ने मुझे कराया, मैं ये जर्नी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। फिर मेरे बैक पे बहुत सारे पैचेस हुए, वो पैचेस इतने बुरे थे कि जिसको टीनिया वर्सिकुलर आई थिंक ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इस तरह के पैचेस कुछ बने। वो पैचेस इतने बुरे थे कि जहाँ जहाँ आपकी बैक पे, जहाँ जहाँ आपको स्वेट आता है ना, जहाँ जहाँ पसीना आता है, वो सब जगह उसने पूरा घेर लिया था, बहुत बुरे वाला घेरा था। फिर संगत जी बीच में मैं एक बार बालाजी भी चली गई थी, लेकिन वो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी टाइम से स्टार्ट हुई थी और डेवलप हुई जा रही थी। फिर वो पूरे बैक पे फैल गए। तो ये तो मेरे को चली, काफ़ी लंबी चली ये भी, और क्योंकि जब उसमें पसीना आता है ना तो बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और वो पैच जो वाइट पैच है, आपका कॉम्प्लेक्शन है डार्क, और लेकिन वो वाइट पैच अलग ही सर्कल अलग ही दिखते थे वो। तो उसके लिए भी मेरा बहुत ट्रीटमेंट चला।
डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई, इधर उधर उधर उधर, पता नहीं कितने तो मेरी मदर इन लॉ ने टोटके वो करवा दिए होंगे कि जैसे होता है ना ये जमादार, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे वही बोला जाता था, स्वीपर जो होते थे जो रोड को साफ़ करते थे, उनका पल्लू छुआ लो, ये कर लो, वो कर लो, पता नहीं कितना इस टाइप का भी रेमेडी किया। लेकिन ये मेरी चीज़ें कि ये छुआछूत वाली ऐसे होती है, अनबूझ ये टोट वो कर लो तो ये चीज़ ठीक हो जाती है, क्योंकि मैं डॉक्टर को भी दिखा दिखा के थक गई थी, वो ठीक हो ही नहीं रही थी। तो रूट के उसको भी मैं आपको देखो वो भी बताऊंगी होम रेमेडीज़ की कैसे ठीक हुआ, सॉल्यूशन भी दूंगी आपको हैंड टू हैंड। तो संगत जी ये इतना लंबा चल गया कि मेरा बेटा भी हो गया, और बेटा मेरा वैसे बीमार रहने लग गया। 1.5 साल तक हर हफ्ते डॉक्टर, हर हफ्ते डॉक्टर, हर हफ्ते डॉक्टर। जब तक मैं अपने ससुराल में रही हूँ ना 4 साल, तो बड़े मतलब डॉक्टर नहीं छूटे हैं। फिर संगत जी मेरा बेटा 2 बार इस बीच एडमिट भी हो गया। बाद में बेटे की जर्नी में ऑलरेडी संगत जी बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। फिर संगत जी मेरे साथ ये वाली बीमारी चल रही थी, फिर मैंने बालाजी के पास वहीं ब्रह्मपुरी दोबारा गई और अरदास लगाई, क्योंकि घर में ना क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो भी मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे वहाँ पर। तो रूट कोज तो मुझे अब पता चलता है क्यों हो रहे थे, क्योंकि किसी का कोई कसूर नहीं, या तो आपके कर्मास लौट कर आ रहे हैं या फिर कुछ घर के वास्तु ऐसे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज ज़रूरी है हर चीज़ की, अंधभक्ति ज़रूरी नहीं है, नॉलेज के साथ करो तो आप लंबा जाओगे, लंबे अच्छे से उसको फॉलो करोगे। फिर संगत जी मैं गई बालाजी की अरदास लगाई मैंने दोबारा कि बालाजी प्लीज़ मैं घर से बहुत परेशान हूँ, बस मुझे यहाँ से निकाल दो, किसी भी तरीके से बस यहाँ से निकाल दो, मैं इस तरीके की परेशान हो चुकी थी। फिर संगत जी बालाजी ने फिर मेरी सुनी, मेरे हस्बैंड का जॉब हो गया चेन्नई मद्रास ट्रांसफ़र, वहाँ मेरे लिए जाना एक कहते हैं ना ईश्वर का वरदान था, वो बालाजी ने मुझे एक ब्लेस किया था, बहुत बड़ा, बहुत अच्छे से ब्लेस किया था। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि मैं चेन्नई चली गई, उस वहाँ जा कर के भी मेरा वो मतलब जो बैक का प्रॉब्लम था, पैचेस का जो चल रहा था, वो तो फंगल इन्फेक्शन बना हुआ था। वहाँ पर जो मेरे सामने मेरे नेबर्स बने थे, तो वो एक सिद्धा होता है ना, जैसे आयुर्वेद होता है और होम्योपैथी होता है, ऐसे सिद्धा होता है वहाँ साउथ में, तो वो उसकी डॉक्टर थी। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया काफ़ी कि फ़ीस भी नहीं लिया, कुछ नहीं, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में थे, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था मेरा, जहाँ जाती हूँ फ्रेंड्स बना लेती हूँ अच्छे से। तो उन्होंने मेरा हेल्प किया, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों मेरा बच्चा लेकिन वहाँ जाके बिल्कुल ठीक हो गया था। मैंने आपको शेयर किया है कि जो उसके साथ प्रॉब्लम चल रही थी इन्फेक्शन की, बार बार वो एडमिट हो रहा था या उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो दूध की वजह से हो रही थी, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपको। और वहाँ जाके वो एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा, एक दिन भी नहीं पड़ा, बहुत अच्छे से रहा था वो। फिर संगत जी लेकिन मेरा जो पैचेस वाला प्रॉब्लम था वो कंटिन्यूटी में बना हुआ था। फिर मुझे किसी ने मेरी मदर इन लॉ को बताया कि मतलब 2.5 साल करीबन मैं वहाँ रही संगत जी, 2.5 साल तक भी मैं उसको मतलब पिछले आप लगा लीजिए 1.5 साल वहाँ और 2.5 साल वहाँ, 3-4 साल हो गए थे मुझे सेम प्रॉब्लम को उसको पैचेस को झेलते हुए, तो कितनी क्वांटिटी उसकी बढ़ गई होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर फरीदाबाद मेरे हस्बैंड का, फिर हम बालाजी के पास पहुँचे जो चेन्नई में ही था टेम्पल, कि अब यहाँ पर गैर भाषी हो गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हम जाके विदेश में पड़ गए, हमें अपने वहाँ पर जाना है, नेटिव प्लेस पर जाना है। फिर मैंने बालाजी वहाँ पर अरदास लगाई, फिर मेरे हस्बैंड का यहाँ पर फरीदाबाद में ट्रांसफ़र हुआ। फिर लेकिन प्रॉब्लम सेम चल रही थी। यहाँ तक मेरा बेटा था बहुत ज़्यादा हैवी लद्दड़ टाइप का, तो उसकी बोन्स हैवी थी, तो वो भी मेरे को ही प्रेशर झेलना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं मेरी एक नई बीमारी तैयार हो रही थी, उसके लिए भी मैं बताऊंगी कि मैंने अपने आप पे कितना झेला और गुरुजी ने मुझे कहाँ आकर के संभाला। इसीलिए क्योंकि इस बीच में जितनी भी चीज़ें हो सकता है किसी और के साथ चल रही हो और रेमेडी भी साथ में दे रही हूँ, तो वो ऐसे ही लूँगी। फिर जब ये टीनिया वर्सिकुलर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, दवाइयाँ हर तरीके की, होम्योपैथिक से एलोपैथी आयुर्वेदिक, मैंने कुछ नहीं छोड़ा था, टोटकेबाजी ये भी मैंने, मतलब जो होता है ना लहसुन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, गंगा जल लगा, सब कुछ करके देख लिया था, कुछ नहीं हुआ था। फिर उसके बाद जब मैं फरीदाबाद दोबारा आई, फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको किसी ने बताया होगा कि आप पीर की दरगाह पर, कहीं पर भी पीर की दरगाह है वहाँ पर जाएँ। और मेरे जो पीर थे ना नरहड़ वाले जो थे, वो बस उस टाइम वो छूट चुके थे, क्योंकि ससुराल जब आप आ जाते हैं ना संगत जी, तो वो मायके वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। मैं गई बेटा होने के बाद, शादी होने के बाद भी वहाँ पर गई थी, बेटा होने के बाद भी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा छूट गया था, एक आध बार गई होंगी बस। मेरा बेटा 14 साल का हो गया, मुश्किल से एक आध बार गई होंगी बस बीच में। और पूजा पाठ जब मैं चेन्नई चली गई थी उनकी, तो पीर की वहाँ पर मेरी छूट चुकी थी, नाम लेती थी लेकिन छूट चुकी थी। फिर वो मेरी लाइफ में दोबारा से एंटर हुए, वहाँ नहीं गई, लेकिन यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ ने बोला
कि पीर की कोई दरगाह है अगर तेरे आसपास तो वहाँ जाओ, एक नमक की थैली, एक सिक्कों वाली झाड़ू ये लेकर जाओ और आप वहाँ पर जाओ और ये चढ़ा के आओ। और वहाँ पे आप 11 रुपये या जो भी है, या जो भी मौलवी वहाँ बैठे होंगे उनसे क्या करवाएंगे, आप झाड़ा लगवा देंगे और उनसे सैयद पीर से रिक्वेस्ट करेंगे, दुआ मनाएंगे कि भाई ये मेरी बीमारी आप ठीक कर दें तो मैं दोबारा प्रसाद चढ़ाने आऊँगी। क्योंकि ये चीज़ें दवाई और ये मतलब मैं साइंस भी और ये चीज़ भी मतलब दोनों को मिला रही हूँ कि कहाँ कहाँ मेरी लाइफ में कौन कौन आया, मुझे बचाने के लिए भी और मुझे डुबोने के लिए भी, थी ये चीज़ें थी। तो संगत जी फिर मैंने मतलब ये किया था और आप यकीन मानिए वो जो बीमारी 4-5 साल से मतलब चल रही थी वो अपने आप ही ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। और धीरे धीरे जो पैचेस बने थे वो भी कलर कॉम्बिनेशन धीरे धीरे मैच होने लग गया। मुझे धूप में बिठाया जाता था पीछे बैग को ओपन करके, मैंने इतना कुछ सहा है ना इसलिए भी कि कलर जो डिस्कलरेशन हो गया वो मैच कर जाए और ये फंगल है ख़त्म हो जाए। साबुन लाती थी कभी, कुछ पता नहीं कितना कुछ, अब 4-5 साल में मैंने कुछ नहीं छोड़ा था उसका ट्रीटमेंट भी, तो वो मुझे परेशान किया बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ पर आ गई तो एक प्रॉब्लम मेरी ठीक हो गई, फिर मैं दोबारा दरगाह पर गई। मैंने उनको फिर एक ग्रेटिट्यूड भी पे करा कि आपने मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मैंने प्रताशों को प्रसाद भी चढ़ाया, अगरबत्ती लगाई, वो चीज़ वहाँ सॉल्व हो गई, उन्होंने मेरी सॉल्व करी। यहाँ पर मेरी इस प्रॉब्लम को इतने साल मैंने भोगा और उसके बाद फिर वो एकदम से एनर्जी कोई आई और वो उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर संगत जी मेरी दूसरी प्रॉब्लम मेरे सामने तैयार खड़ी थी, चिकनगुनिया। आपको याद हो कि पीछे चिकनगुनिया चला था एक टाइम पहले, कुछ 4-5 साल पहले या 6-7 साल पहले चला था। फिर उसने मुझे घेरा, मेरी बैक ऑलरेडी पेन हो चुकी थी क्योंकि मेरा बेटा हुआ था सिजेरियन और मेरा बेटा था बहुत ज़्यादा हैवी। मेरे पास कोई स्कूटी नहीं थी, कोई प्रैम नहीं थी, कुछ नहीं थी और मैं अपनी बस बैकबोन के सहारे उसको ले लेके हर जगह चलती रहती थी, स्कूल जाना छोड़ना, घर का सारा काम, क्योंकि मेंटलिटी थी गाँव वाली कि नो मेड नो, जो करना है खुद से करो। और हस्बैंड भी इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक पे काम कर रहे थे। तो स्पिरिचुअल है मेरे हस्बैंड, पूरा उनको अच्छे से अध्यात्म के बारे में पता है, बहुत लंबा जर्नी है उनका, सेपरेट है। मैं उनको नहीं सपोर्ट करती थी उस टाइम पर इन चीज़ों में। हमारी आपस में लड़ाई की वजह यही थी कि ये सब करो और मैं कहती थी मैं नहीं करना, क्योंकि मैं तो अपनी प्रॉब्लम से ही जूझ रही थी। शायद उनको मान लिया होता तो इतनी प्रॉब्लम झेलती भी नहीं, लेकिन कहते हैं ना भोगना है, तुम्हारे कर्मा से भोगना ही है। और गुरुजी भी तो नहीं मिले थे तब तक मुझे। फिर दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, चिकनगुनिया। सारे में घूम लिया, सब कुछ कर लिया, यही ना डिटेक्ट हो कि चिकनगुनिया है। ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, कभी 3-3 कुछ हो रहे हैं। 15 दिन उसको भी भोगा अच्छे से, जब तक मेरी हड्डी चूरा नहीं हो गई ना। फिर जाकर एक छोटे से डॉक्टर ने मुझे ऐसे ही 50 रुपये की दवाई दी और मैं 2 दिन में टिंच एकदम सही। तो फिर पता चला अच्छा जी चिकनगुनिया था। फिर चिकनगुनिया ने जो मेरा बैक का जो लोअर बैक L4 L5 पर जो वार किया ना संगत जी, बस उसके बाद तब तक मेरा बेटा 4 साल का हो चुका था। 4 साल एग्जैक्ट जो था तब मैं यहाँ पर आई थी फरीदाबाद। फिर मैंने सेकंड बेबी भी प्लान नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अपने पैरों पे नहीं चल पा रही थी, तो बेबी को क्या खाक उठाती, क्योंकि बच्चा हमेशा 4-5 साल बच्चे का मांगता है। ऑलरेडी एक बच्चा, दूसरे को मैं नहीं कर सकती थी सेकंड प्लान, क्योंकि हर कोई पीछे से पुश करता था कि सेकंड 2 बच्चे करो, 2 बच्चे, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा थे। फिर संगत जी ऐसे हुआ कि ये फिर मेरे को बैक की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हुई। जो L4 L5 को भाई देखते हैं, जो करते हैं, फेस कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ पता है कि ये बहुत भयंकर है। इससे लगता है ना कि ये जो बीमारी हो जाए वो सबसे बड़ी नज़र आने लग जाती है कि भाई सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ, इससे बड़ी बीमारी कुछ है ही नहीं, सबसे ज़्यादा बेकार यही है जीवन में। तो मैंने बहुत सारी बीमारियाँ भी फेस करी हैं, बहुत सारे फेलियर भी फेस करे। फेलियर तो अब बताऊँगी खैर आपको लाइफ के। सत्संग ये लंबा हो रहा है लेकिन सबके लिए ब्लेसिंग जाएगी, ये आप इस चीज़ का मतलब गारंटी है गुरु जी की तरफ से, क्योंकि ये उन्हीं का आदेश है, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। फिर संगत जी ऐसे हुआ कि मुझे हो गया बैक का प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। वो भी बहुत टाइम तक भैया फेस करा क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था और हस्बैंड इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं थे उस टाइम पे। पेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बच्चे को भी आपको संभालना है, घर को भी आपको संभालना है, सब कुछ करना है, नहीं हो रहा था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने गुस्सा करा क्योंकि वो हमेशा मेरे सपोर्ट, मैंने कहा सारे रिश्ते मेरे बहुत प्यारे हैं, सब कुछ हर कोई सपोर्ट करता है, बस मैं परेशान थी तो खुद से, वो मेरी सॉल्व नहीं हो रही थी, वो मेरे चीज़ें ना चल ही रही थी।
तो फिर संगत जी साथ में मेरे बेटा भी लपेट गया था इसमें। मैंने शेयर करा है फिर चीज़ें, उसके साथ भी यही चल रही थी, उसको भी प्रॉब्लम हो गई थी किडनी श्रिंक की। तो मेरी प्रॉब्लम अलग चल रही थी और उसकी प्रॉब्लम, तो मेरे साथ तो डबल हो गया था, डबल चीज़ें हो रही थी। क्योंकि 7 नंबर है केतु, वो आपके खुद के लिए भी भारी है, जो 7 जिसका मूलांक भाग्यांक आता है वो खुद के लिए भी भारी होगा और अपने बच्चे के लिए भी होगा। तो बच्चा भी फेस करा मेरा बहुत ज़्यादा, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी उसकी जर्नी। और मैंने इस तरीके से करा, फिर बैक बोन की प्रॉब्लम हो गई, बहुत सीवियर हुई, बहुत सीवियर हुई। वो बहुत बाद में पता चला जब मेरी मदर इन लॉ गुस्सा करी कि भाई एमआरआई जाके क्यों नहीं करवाता। कोई एमआरआई करने के लिए तैयार ही, कोई कह रहा है पोस्चर ठीक कर लो, कोई कह रहा है डिटेक्ट तो करो कि हो क्या रहा है, एग्जामिन तो करो, नहीं दवाई लिख रहे हैं। फिर कभी मैं सिद्धा के पास जा रही हूँ, कोई आयुर्वेदिक जा रही हूँ, कभी होम्योपैथी जा रही हूँ, कभी फिजियोथेरेपी जा रही हूँ, नहीं डिटेक्ट हो रहा कि हो क्या रहा है। मुझे यही नहीं पता था कि मेरे बैक में हो क्या रहा है। फिर मैं गई इधर मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में, वहाँ पे मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और L5 L4 जब शुरुआती होता है ना, जब छिड़ता है वो, तो इतना भयंकर होता है, ऐसा लगता है मौत ही आ जाए इससे अच्छा। तो इतना पेन था वो, आपसे बिल्कुल आप सीधे हो सकते ना मुड़ सकते, कुछ भी नहीं। जो सफ़र कर रहे हैं वही जानते हैं उसको। और साथ में बच्चा भी था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि दिखाता क्यों नहीं है, मेरे मतलब हस्बैंड को बोला दिखाता क्यों नहीं है इसको, क्या क्या है तेरा, मतलब अपने में लगा रहता है, इसको नहीं दिखाता। तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर के गए। वो प्रेशर से लेके जाते थे, लेकिन ले जाते थे, प्यार करते थे लेकिन ले जाते थे, ऐसा नहीं बट प्रेशराइज, क्योंकि उनको अपने अध्यात्म का एक होता है ना, एक यात्रा होती है, आप उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा था उनको बार बार। तो उनका कसूर भी नहीं है। तो संगत जी वो लेकर गए, डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ लिख दी, जो भी मल्टीविटामिन्स होते हैं वो लिख दिए, और कहा कि पोस्चर सही रखो, बस इतना कह के भेज दिया। अरे फिर मैंने कहा कि कुछ तो एग्ज़ाम, आप ना एक काम करो, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्रेशर किया कि तू ना एमआरआई करा। फिर वो लिख के ही ना दे तो मैं कैसे कराऊँ, किस चीज़ का कराऊँ, मुझे यही नहीं पता हो क्या रहा है कमर में। तो क्या मैं ना एमआरआई वाले के पास भी जाके बोलूँ कि मुझे किस चीज़ का कराना है। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि आप ना एमआरआई लिखो मेरा। वो कह रहे ज़रूरत नहीं है आपका, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं आप लिखो, एमआरआई लिखो, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और काफ़ी टाइम हो गया उसे, क्योंकि तब भी मेरे को 2-3 साल हो चुके थे उसको, मतलब सहते सहते सहा बहुत है मैंने, सहा बहुत है। और उस सहने में भी मैंने मतलब हार नहीं मानी, घर का काम, बाहर का काम, बच्चा, उसको ट्यूशन्स पढ़ा, मतलब सब कुछ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपने कंधों पे थी। मैंने अपने हस्बैंड को फ्री छोड़ा हुआ था बिल्कुल, कि मेरे हस्बैंड कहते थे जो भी करना है तुम्हें करना है, बच्चा देखो, ये देखो, जो करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे कि ये कर लेगी सब कुछ। और मैं कर भी लेती थी, लेकिन एक लिमिट होती है ना संगत जी करने की, कि आपका शरीर भी बोलने लग जाता है। तो उनकी मेंटलिटी वही बन गई थी कि ये तो खुद कर लेगी सब कुछ। तो संगत जी गई डॉक्टर के पास, एमआरआई कराया, तो भाई उसमें निकला आपका डिस्क बल्ज हो चुका है, बहुत सारा वाला हो चुका है, L5 L4 S1 S2 सब आपका ये वाला मतलब छिड़ा पड़ा है। और फिर जो मेरे हालात हुए ना, उसके बाद फिर मैंने वो एमआरआई लाकर डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा अब बताइए क्या लिखने की ज़रूरत थी कि नहीं थी। फिर कह रहे हाँ 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 हाँ। वहाँ से भी मैं मतलब निराश होकर के आई। फिर संगत जी वो इतनी सीवियर हो गई, कभी मैं बेल्ट लगा के चल रही हूँ। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का फ़र्क मिला जब मैं फिजियोथेरेपी में, मुझे फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा हेल्प मिला जब मैंने कंटिन्यूटी में 1 महीने करा। वहाँ से मैं चलने लायक हुई। उससे के बीच मैंने पता नहीं कितने नसों वालों को दिखाया होगा। जब आप परेशान होते हो और कहीं से आराम नहीं मिलता ना, तो आप अलग अलग तरीके के मेडिकल वाले उसमें जाते हो सोल्यूशन पर, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को रेस्ट नहीं मिल रहा था। जो घर का बर्डन था ना वो बहुत ज़्यादा था। फिर मेरी मदर इन लॉ ने गुस्सा करा कि इसको मेड क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मेंटलिटी वही बनी हुई थी पुरानी वाली। मेरी मदर इन लॉ आज भी मेरा जो दुनिया में नहीं है तब भी बहुत सपोर्ट करती है, और पहले भी बहुत करती थी। वो अपने बच्चे के आगे ना मतलब बहुओं को बहुत अच्छे से रखती थी। तो अपने बच्चों को ही डांट देती थी, लेकिन बहुओं को हमेशा बहुत प्यार से रखती थी। फिर संगत जी ऐसे हुआ, मैं गई मेरे लिए मेड लग चुकी थी सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन वर्तन नहीं, सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा हुआ, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में ना आपको बैंड होने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है, जब आपकी एकदम ताज़ी बल्ज होती है और वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, जब स्वेलिंग तक आ जाती है, आपसे बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, आप कर्रा रहे होते, आपसे खड़ा नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं। उस कर्राहट में भी मैंने काम किया, सब कुछ करा मैंने, मतलब हार नहीं मानी कभी भी। हो रहा है तो होने दो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। तो वो चीज़ मेरी लगी रही। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि फिजियोथेरेपी से आराम मिला, थोड़ा सा हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम हो गया, जिम, क्योंकि जब आप इतने रेस्ट पे चले जाते हो ना तो वेट पुट ऑन कर लेते हो। मेरा वेट ज़्यादा हो गया, फिर वो और ज़्यादा उस पर ही प्रेशर पड़ेगा ना डिस्क पे।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जिम ज्वाइन कर लिया। जिम ज्वाइन करते करते संगत जी ऐसा हुआ, साइकिलिंग में कुछ ऐसा कर रही थी तो मेरे वो वाला जो बैक में नस था वो नीचे वाला जो होता है साइटिका में जो दब जाता है, वो वाला मतलब नर्व मेरा जो है वो दब गया। फिर जो मेरा मेरा बैक का तो ख़त्म हो गया, फिर जो मेरा लेग का, लेफ़्ट लेग का जो शुरू हुआ ना संगत जी, उसने कम से कम 2 से 3 साल मुझे परेशान कर दिया। मतलब इतना था कि मैं एक कदम भी यहाँ से वहाँ तक चलती थी तो 10 जगह बैठती थी। बेल्ट लगा लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब क्या दवाई नहीं खाई होगी मैंने, कहा कि उसको ठीक करने के लिए, नहीं हुआ। फिर फिजियोथेरेपी गई, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मैं चलने लायक हुई। ये सब चीज़ें मेरे बेटे की अलग चल रही थी और मेरी साइड बाय साइड अलग चल रही थी। हम दोनों ही परेशान थे क्योंकि मैं 7 बॉर्न थी और उसको मतलब उसमें मैंने अपने ऊपर भी ट्रबल फेस किया और बेटा भी हो गया, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा था 40 to 45 ईयर के बाद अगर बच्चा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैंने तो पहले मांग लिया था गुरुजी से। वही वाली बात है ना कि मांगो मत, जब अच्छा होगा मैं तभी दूंगा, मांगोगे तो तुम्हारे लिए ही गलत हो जाएगा। तो वही शायद मेरे लिए भी हो गया था। मैंने मांगा ज़बरदस्ती तो वो चीज़ वो भी सफ़र कर रहा था और मैं भी कर रही थी, दोनों ही कर रहे थे। फिर संगत जी ऐसा हुआ क्योंकि ये मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ, बच्चे की कम कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये मेरे साथ ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया और इसके साथ साथ 2015 में मतलब ये लैक का तो चल ही रहा था, तो फिर मेरे को किसी ने बोला योगा ज्वाइन कर ले, वो जो रामदेव वाला होता है वो ठीक है। जब मैंने रामदेव वाला योगा मतलब आते हैं सोसाइटी में ग्रुप में, वो ज्वाइन करा तो उसके बाद मेरे राइट लेग की नस दब गई तो मैं और भी ज़्यादा मर गई। तो मेरा इतना मतलब जो मैं ज्वाइन करती थी ना वही मेरे लिए उल्टा पड़ने लग गया था, क्योंकि मैं भगवान को बहुत कम पूजा करती थी, मानती थी, हनुमान जी को करती थी लेकिन कम करती थी। चेन्नई जाने के बाद मेरी पूजा पाठ बहुत छूट गई थी। ससुराल थी तब तक मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी क्योंकि घर परिवार में रहते थे तो करते थे। बाहर निकल गई, वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें मिलती नहीं थी क्योंकि सब कुछ अलग है, यहाँ का और वहाँ का अलग था, तो मेरी चीज़ें छूट गई थी बहुत सारी। ना ही मैं कभी श्राद्ध करती थी, कुछ नहीं करती थी। सब मम्मी कहती थी मदर इन लॉ कि मैं खुद कर लूँगी, तो कोई बात नहीं, तेरे बदले का भी कर लूँगी, तो मतलब अपने आप को देख, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा थे। फिर संगत जी यहाँ तक आई हूँ और स्लिप डिस्क इतना ज़्यादा हो गया, बैक का पेन तो ठीक हुआ लेकिन दोनों पैरों से मैं मारी गई। तो बेबी कहाँ से करूँ जब मैं अपना ही वेट नहीं संभाल सकती। तो घर वालों का प्रेशर था, आज तक भी है कि भाई सिंगल चाइल्ड अच्छा नहीं, वो वैसे बीमार रहता है, आप सेकंड भी करो। तो लेकिन हेल्थ इश्यूज़ थे ना। फिर ऐसे में 2015 में एक सबसे बड़ा वार हुआ कि जब मेरे ब्रदर की इसी दौरान इसी ट्रैप में पितृदोष जो पीछे से चला आ रहा था, बहुत बड़ा ट्रैप, उसी के कारण मेरे ब्रदर की भी डेथ हो गई। ठीक है, उसी ट्रॉमा में, क्योंकि हम बाद में चीज़ें खुलती हैं ना, आप खोल सकती हूँ, अब तो सब कुछ बता सकती हूँ। तो उसी ट्रैप में आकर के सब ने हेल्प करी, लेकिन उस टाइम आपके कर्मास जितने भी आपके दई देवता होते हैं ना, सब ने आपको ड्रीम दिखाया, सब कुछ करा, सिग्नल दिए, प्रकृति ने दी, लेकिन आप सुनोगे कब? आप तो घर के लड़ाई झगड़ों में लगे रहोगे। आपके कर्मास इतने बुरे हैं कि आप उनकी भी नहीं सुनोगे। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कर्म काटो, कर्म अच्छे रखो, पहले कर्म काटो, फिर दई देवता और आपके भगवान भी हेल्प करते हैं कि तूने अपने कर्मा सही कर लिए, अब हम तेरी हेल्प करेंगे। लेकिन इसी वजह से तब तक मैं अब बोलती हूँ काश गुरुजी उस टाइम पे आपने मुझे एक्टिव किया होता तो काश मैं अपने भाई को बचा लेती टाइम से पहले। 33 एज में वो एक्सपायर हो गया था। जो आपका कार्डियक अरेस्ट आता है जो 1-2 सेकंड का ही होता है, तो खड़े खड़े वो गिरे और भाई नहीं है अब वो। तो 2 बच्चे थे उनके, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब एक होता है ना एकदम जो मतलब बहुत मुश्किल है उसको फील करना, वो मेरे लिए था। जबकि सेम ईयर 2008 शनि का साल था, तो भैया को भाई ले गए, जो भी कर्मास के अकॉर्डिंग था, नहीं हो पाया, वो छीन लिया गया उसे। और सेम ईयर मेरे फादर के ऊपर भी भारी था वो, क्योंकि अब मैं सबकी डेट ऑफ बर्थ निकालती हूँ तो पीछे से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जब पीछे से पितृदोष होता है तो आपकी फैमिली में वही लोग ऐड होंगे जो पितृदोष के कर्मा से पीड़ित होंगे। दामाद, बेटी, बहू, जितने भी नए नए मेंबर ऐड होंगे, बच्चे आगे पैदा हो रहे हैं, तो सब पितृदोष से ही पीड़ित हैं। वही लोग आपकी फैमिली में एंटर होते चले जाएंगे, नए आएंगे एंटर, और वो सब का कर्मास मिला के एक ऐसा होता है कि एक बंदे पे भारी पड़ जाता है। वो जो बहुत सौम्य होगा, सॉफ्ट हार्टेड होगा, वो उसके ऊपर भारी बन जाएगा, टाइम आने पर वो ले जाएंगे। तो 2015 में फिर मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए। उसके बाद से मेरे पापा को डेंगू हुआ, तब बहुत ज़्यादा बीमार थे वो। तो डील तो हम उनको कर रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इनके बदले मेरा जवान भाई एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आधे लोगों को तो लगा था कि फादर को प्रॉब्लम हुई है,
तो लोगों को लगा कि मतलब फ़ादर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई, लेकिन बाद में उन लोगों को जब वो आए उनको पता लगा कि नहीं, फ़ादर नहीं, उनके बेटा भी अब नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग वाला था। और बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे लगा कि क्योंकि मेरा भाई बहुत सपोर्टिव था, मेरे लिए जान छिड़कता था, सब कुछ मतलब बिल्कुल बहुत ही प्यारा, बहुत ही। उसको भी अब जैसे उसकी भी सोल एनर्जी रिलीज़ हुई है जब गुरुजी ने करवाया है। तो बहुत लंबी देखिए, जब अपने केसेस सॉल्व करने पे आऊँगी ना, जब गुरुजी की आज्ञा होगी कि अब जो जिस जिसका तूने केस सॉल्व करा है उसकी भी जर्नी अब तू लोगों के साथ शेयर कर, तब फिर मैं उसकी भी जर्नी शेयर करूँगी भाई की, कि कैसे उसकी सोल को भी रिलीज़ करा। क्योंकि ये जो समय से पहले जो ख़त्म हो जाते हैं वो फिर भटकते हैं और परेशान खुद भी होते हैं और करते भी हैं, वो भी गुरुजी ने करवाया। तो मेरा भाई एक्सपायर हो गया। और मेरे फादर जो बिल्कुल ओल्ड एज में है, जो उनको जानते हैं, सबको पता है कि उनसे एक कदम भी नहीं, क्योंकि वो पिछले 40 सालों से वो खुद इसी स्लीप डिस्क वाली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। जेनेटिक आया, कैसे आया पता नहीं, तो उससे मैं परेशान थी। बीच बीच में जेनेटिक एक साइनस का प्रॉब्लम हम सभी में आ रहा है पापा की साइड से, तो वो भी चल रहा था मेरा। मैंने कहा ना, मैं अपने आप से बहुत परेशान रही हूँ। फिर लाइफ में ये वाला प्रॉब्लम आया जो अभी तक, गुरुजी जब एंटर हुए ना तब तक मेरे को ये बैकबोन और ये साइटिका वाला प्रॉब्लम चलता रहा है। फिर जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आया कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए खड़ा होना है, कोविड का टाइम आया, और जो हमारा बुक बाइंडिंग का जो चल रहा था अच्छा खासा बिजनेस, मेरे भाई के जाने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल डाउन चला गया वो, क्योंकि पापा नहीं संभाल पा रहे थे, जवान बच्चा उनके साथ ही लगा हुआ था तब से, तो वो बिल्कुल एक कहते हैं ना, बिल्कुल आपका एक हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इस तरह से कुछ सिचुएशन में थे वो। फिर भी लेकिन भाभी और सब ने बहुत कोऑपरेट किया, सारी चीज़ें सब चली और मूव ऑन करता चला गया। लेकिन कोविड जब आया ना तो वो काम भी उसमें बंद हो गया। लेकिन मुझे लगता था कहीं ना कहीं मैं अपने फादर को सपोर्ट करूं, अपने जो भाई के बच्चे हैं मैं जितना उनके लिए करूं बस मैं कर पाऊं, लेकिन हस्बैंड के पैसों से नहीं, मैं खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहती थी। और बच्चे की वजह से ही मैं शादी के बाद जॉब नहीं कर पाई। और हस्बैंड ने भी यही कहा कि भाई नहीं, रहने दो, आप बच्चा देखो पहले, क्योंकि हस्बैंड अच्छी सैलरी पर अच्छे पोस्ट पर थे, तो मुझे नीड भी नहीं हुआ, पैसे की मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। मेरे घर वालों के लिए हो ना हो और किसी के लिए हो ना हो, लेकिन पता नहीं मेरे नाम का आ जाता था। मैंने पैसे को लेकर कभी भी, बचपन में भी या बड़े शादी या आज भी, मुझे पैसों के लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ से अरेंज हो जाते हैं, मेरा काम जो मेरी इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो मुझे, और उसकी मुझे लालसा भी नहीं है इतना अंदर से कि मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जब मेरे फादर का हुआ काम बंद, तब मुझे एकदम से लगा कि ओल्ड एज में है, भाई नहीं है, तो कैसे करेंगे, हस्बैंड के पैसों से मैं नहीं कर सकती, कोई एक बार देगा, 2 बार देगा, हमेशा नहीं देंगे। तब संगत जी, फादर मदर का मुझे लगा कि सपोर्ट करना है, और बच्चों के लिए भी पढ़ाई में है, और काम बिल्कुल बंद हो चुका है जो काफ़ी अच्छा चल रहा था। जो 25-30 लाख की मशीनरी थी वो हमें उस टाइम पे 5 लाख में सिर्फ सेल करनी पड़ी, क्योंकि संभालने की काम बिल्कुल बंद हो चुका था और लॉसेस हो रहे थे उसमें और कर्जा बढ़ रहा था। फिर डिसीज़न लिया कि इसको बेचना ही ठीक है, क्योंकि पापा नहीं संभाल पा रहे थे, वो उनकी हालत बहुत भाई के टाइम पर ही ख़राब थी, तो कोविड 18, 19, 20 तक आते आते तो और ज़्यादा उनका ख़राब हो गया था। जो जानते हैं उनको सब कुछ पता है। और संगत जी, फिर मेरे अंदर एक अंदर से हुआ कि मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। फिर मेरे अंदर एक जुनून अंदर से हुआ। मैं बीच बीच में काम भी करना चाहती थी, मैं ट्यूशन स्टार्ट करे, सब कुछ हुए, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो बंद कर दिए जाते थे। मेरा बच्चा लड़ लिया या हस्बैंड हो गए, मतलब कोई भी वजह हो, मेरी खुद के हेल्थ इश्यूज़ हो, मैं कुछ भी, जो भी मैंने काम करा है ना, वो हमेशा बंद हो जाता था। लेकिन इस बीच संगत जी, मैंने लर्निंग नहीं छोड़ी, कभी सिलाई सीख रही हूँ, कभी हैंड राइटिंग, अबैकस, ये सब सीख रही हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से पुश होता था कि खाली मत बैठो, कुछ करो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ सीखो। तो ये सब उनका चलता रहता था। फिर कोविड टाइम में मैंने मतलब सोशल मीडिया शुरू करा। इस बीच मैंने, फिर जब मेरा ट्यूशन्स वगैरह छूट गया बच्चों की वजह से, कि बच्चा मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो मैंने रोते रोते वो भी छोड़ा, क्योंकि मेरे से छुड़वाया जाता था। अब तो मुझे देखिए, इशू कोई भी बनाए, अब तो पता चल गया ना कि ये मेरा डेट ऑफ बर्थ जो 7 है वो छुड़वाता था। केतु की तासीर है छुड़वाना, कि आप जिसमें मन लगाओगे वो उसी को ही छुड़वा देगा वो, या तो उसकी रेमेडी करो, उसको शांत करो, नहीं तो वो छुड़वाएगा। तो ये वाला चीज़ मेरे साथ हो रहा था। फिर संगत जी ऐसे हुआ कि ट्यूशन भी छूट गया। फिर मुझे लगा कि चलिए घर बैठे, क्योंकि मुझे फैमिली भी देखनी थी, इसीलिए गुरुजी ने, मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरा ड्रीम जॉब लगवाया अब, क्योंकि मुझे घर भी देखना था, अपना बच्चा भी बीमार है वो भी देखना था, और मुझे कुछ काम भी करना था। किसके लिए करना था? अपने मदर फादर और अपनी जो फैमिली है उसको स्टैंड करने के लिए।
तो मुझे पैसे चाहिए थे उस टाइम पर। हस्बैंड के थे, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ना कहलवाना नहीं था कुछ भी। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़े होकर के वो चीज़ें करना चाहती थी। मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी क्योंकि बच्चे को नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो किडनी से प्रॉब्लम डिसीज़ हो रहा था उसका, उसको भी नहीं निगलेक्ट कर सकती थी। तो फिर मैंने ऑनलाइन ना ये कपड़े वगैरह का काम जो रीसेलिंग का होता है वो स्टार्ट करा। वो भी मेरा थोड़ा चलने लग गया। अच्छा मतलब चला था काफ़ी, मैंने उसमें अर्निंग करा। लेकिन फिर जैसे ही वो उसको भी कोविड टाइम में 1-2 साल हुए, फिर मेरा बेटा जैसे होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा वाला नेट का मिसयूज़ करने लग जाते हैं, गेम ये वो, तो मेरे हस्बैंड ने फिर से गुस्सा किया और नेट वेट वगैरह सब बंद कर दिया। फिर मेरा चलता हुआ काम बिल्कुल बंद करवा दिया गया। मैंने कई बार कोशिश करी है संगत जी काम अपने पैरों पे खड़े होने की, लेकिन हर बार वो किसी न किसी रीज़न से छूट जाता था, बंद करवा दिया जाता था। फिर वो मेरा बंद कर दिया जबकि मैं घर बैठ के कर रही थी संगीत जी, घर फिर वो भी छुड़वा दिया। फिर मैं तो नॉर्मल चल रही थी क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी कभी थोड़े बहुत तो चलते ही रहते हैं। और बेटे के उस टाइम पर ज़्यादा हो गए थे, जिस टाइम पर गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं उससे पहले ही। फिर मेरे 1-2 बार मैं बड़े मंदिर अपने फ्रेंड सर्कल में आगे की जर्नी में शेयर कर चुकी हूँ उससे आगे की, कि फिर मेरे बच्चे के साथ किडनी का वो एडमिट हो रहा था, तब गुरुजी ने मतलब बैक से तो वो काम कर ही रहे थे। वो मुझे आज पता चला कि जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ वो उस दिन से मेरे साथ है। जब जब मैं गिरी हूँ ना तब उन्होंने मुझे उठाया है, क्योंकि मैं 7 बॉर्न हूँ। मतलब आप ये मैं थोड़ा क्लियर करूँगी, केतु से मतलब रूल करती हूँ और केतु को हैंडल करते ही गुरु हैं। जिस दिन आपकी लाइफ में गुरुजी आ जाएंगे तो बस आप समझ जाइएगा कि आपकी चीज़ें जो चलती चलती बार बार छुड़वा दी जा रही हैं, आप इतने बीमार हो रहे हो, आप इतने नेगेटिव उसमें फंस रहे हो, ट्रैप हो रहे हो बार बार ओपरी में, इसमें उसमें, वो सब चीज़ों को गुरुजी एक चुटकी लगेगा बस उनको मतलब सॉल्व करने में। गुरुजी और शनि, ये 2 प्लैनेट ऐसे होते हैं, शनि महाराज और गुरुजी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब इस पूरा जितना भी मैं कब से आप समझ गए होंगे मेरा कितना बड़ा जर्नी रहा है, जो मैं अपने हिसाब से परेशान रही हूँ बचपन से। औरों के लिए लकी, पैसे की वो नहीं, रिश्ते नाते सब बढ़िया, सब कुछ A1, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शिकायत थी तो सिर्फ अपने आप से। अब बहुत सारे जो संगत है वो इसको समझेंगे, जहाँ पर जिनका मूलांक भाग्यांक 7 होता है, वो 7 या 2, वो इस चीज़ को फेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पीछे से पितृदोष है, तो ये होंगे। लेकिन जब इनकी ये आ जाएंगे गुरुजी उनकी लाइफ में, तो यही श्राप जो दे रहा था बचपन से वही वरदान में बदल जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हर पागल हाथी को संभालने के लिए उसके ऊपर का जो महावत होता है ना, वो गुरुजी आ जाते हैं। ठीक है, उसको संभालने के लिए जो शनि की दशा मुझे परेशान कर रही थी, शनि केतु दोनों मेरे एक ही में बैठे हैं कर्म स्थान पर, जो मुझे मतलब मेरा कर्म बार बार बिगाड़ रहे थे। शनि कह रहे थे कर 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 काम, डट के कर, कोई मतलब मेरे मन में छल कपट नहीं है, कुछ नहीं है, कर काम। लेकिन जो केतु साथ में बैठा था जो खराब था पितृदोष का, वो मेरा छुड़वा रहा था। बार बार मुझे लोअर बैक की जो नीचे का शरीर होता है, बार बार मुझे उसकी बीमारियाँ दे रहा था। मेंटली बीमारी तो शुरू में दिया, लेकिन बाद में मेरा लोअर जो बॉडी होता है उसमें प्रॉब्लम दिया, कभी बैक में कभी स्टमक में। और इस दौरान पूरा टाइम जो स्टार्टिंग सब तक जर्नी में बता रही हूँ, स्टिल अभी भी है वो कॉन्स्टिपेशन, मतलब बहुत ज़्यादा था कॉन्स्टिपेशन, हाई कॉन्स्टिपेशन होगा उसको, बंदे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। ये सब चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से जो मेरे पैचेस हुए थे ना बीच में, और इस बीच मेरे एक और बीमारी मेरे साथ लगी थी। जब मेरे ये पैचेस वाली टीनिया वर्सिकुलर ये जो फंगल इन्फेक्शन ठीक हुआ था, मैं बताना भूल गई, उसके बाद जब आप इतनी सारी एंटीबायोटिक खा लेते हैं ना संगत जी, तो वो कहीं ना कहीं तो रिएक्शन भी करेगी। इस बीच मुझे 2-3 ऑपरेशन और हुए थे। एक तो बेबी का हो गया था सिजेरियन, उसके बाद मेरे को सेकंड ऑपरेशन हुआ था कि यूट्रस में जो ट्यूब होती है यूरेटर में जाके पथरी स्टक हो गई थी, और मेरा पूरा बॉडी में इन्फेक्शन, मतलब पूरा जो आपका किडनी वगैरह है उसमें इन्फेक्शन दौड़ गया था पस का। फिर उसका हैंड टू हैंड आपका ऑपरेशन कराया, वो एक भी हुआ था। छोटी छोटी तो ये चलती गई। फिर थर्ड ऑपरेशन हुआ था मेरा सिस्ट, जो केतु से बेचारे बेहाल होते हैं ना, तो जेंट्स होंगे तो उनके भी साफ क्लियर बोल रही हूँ ताकि सब समझ जाए। टेस्टिकल में प्रॉब्लम होगी या फिर लेडीज़ होगी केतु से जो रूल करते हैं 7 से, तो उनके एग्स में, ओवेरीज में, इनमें PCOD PCOS इसकी प्रॉब्लम देगा वो। तो ये 2 मतलब प्रॉब्लम होता है, आप कहते हैं ना सेक्सुअल ऑर्गन, इनमें प्रॉब्लम देगा वो, तो आपको उसकी रेमेडी करनी होती है, केतु को ठीक करना होता है।
तो संगत जी ये वाली चीज़ें तो मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, तब तक मुझे नहीं पता था। तो मुझे तो लग रहा था पता नहीं हो क्या रहा है मेरे साथ, एक चीज़ छूटती है, एक चीज़ परेशान करती है मुझे। फिर संगत जी मैं इससे फिर उसके बाद एक नई बीमारी लगी मेरे को, जब ये मेरी सर का फंगल इन्फेक्शन सही हुआ और इसके साइड इफ़ेक्ट आए, जो ब्लॉचेज हो जाते हैं ना, दफ्फड़ वाला होता है जिसे पित्त कहते हैं उछलना, फिर उसने मुझे परेशान कर दिया। सिर में, गालों पे, कहीं भी, आँख पे, लिप्स पे, कहीं भी, होल बॉडी, इतने बड़े 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 पित्त उछलना। उसके लिए भैया मैंने क्या नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें चिरमराहट होती है और आप खुजाते हैं और बड़े बड़े दफ्फड़ हो जाते हैं। उससे मैं परेशान हो गई। फिर मुझे इस बीच वहाँ पर दोबारा से, मैं जब 3-4 साल तक उससे परेशान रही, फिर मुझे भेजा गया कहाँ पे, पीर की दरगाह पे। मैंने सोचा कि भाई यहाँ पर पहले भी यहीं से स्किन की प्रॉब्लम ठीक हुई थी, फिर दोबारा वहीं जाओ, वही प्रोसेस मैंने रिपीट करा। नमक और सीख की झाड़ू मैं वहाँ चढ़ाई और अरदास करी, फिर विदिन 10 डेज़ ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व आउट हो गई। अब आप मेंटली कह लीजिए कि आपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लिया। अब साइंस वाले जितने होंगे ना, जो साइंस को मानते होंगे, वो इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, अपने लॉजिक लड़ाएंगे, कानून लड़ाएंगे। लेकिन आप समझिएगा, दोनों चीज़ों को साथ में काम किया जाता है। ये दोनों ही चीज़ें मेरी सबसे ज़्यादा ठीक कब हुई, जब मैंने सुबह गर्म पानी खाली पेट पीना शुरू करा। उससे मेरा कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हुआ, जो मेरा बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने से पेट डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि मैं दौरों की दवाई जो मेरे को फीड्स पड़ते थे 10 साल मैंने खाई है, तो उसकी वजह से मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया था और इसके बाद में चीज़ें गड़बड़ होती ही चली गई। आप समझ रहे हो ना, कॉन्स्टिपेशन रूट पकड़ो। और रूट था ये केतु खराब, जिससे मैं बॉर्न हूँ, और ये सबका ही होगा। और जिसका नहीं है 7 पे बॉर्न है, तो उसका केतु बहुत सही है। अव्वल तो खराब ही होता है, जिस दिन गुरुजी आते हैं, एंटर होते हैं, तब ठीक होता है वो, क्योंकि महावत वही है। और शनि को जो डील करता है वो करते हैं आप हमारे मंगल भगवान जी, कौन, हनुमान जी। जिस दिन मैंने हनुमान जी की पूजा करी, तो मेरे पास शनि जी का जो प्रकोप था वो ख़त्म हुआ, और गुरुजी एंटर करे तो इनका भी ठीक हुआ। तो बैलेंस हो गया, शनि केतु दोनों बैलेंस हुए। जिस दिन से गुरुजी आए मेरी लाइफ में, उस दिन से ये दोनों चीज़ बैलेंस हो गई। यही मेरे लिए जो श्राप बने हुए थे तब से, अब वो वरदान में बदल चुके हैं। जो काम मेरा बार बार छूट रहा था, फिर मेरे को पैसे लगा करके, इस बीच ऐसा हुआ, जब मैं कपड़ों का काम कर रही थी, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि जब मैं काम कर रही थी, जो शनि मुझे अभी तक इतना परेशान कर रहा था, उन्हीं शनि के जो कहे जाते हैं लोअर क्लास, जो आपके मजदूर, स्वीपर्स, ये सब होते हैं, उन्होंने कहा कि कपड़े ला के दो हमें। और जब मैंने उनके लिए कपड़े मंगाए, उसी दिन मेरे हस्बैंड से मेरा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि बस तुम निकल जाओ इस घर से, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो ऐसे ही करती रहोगी। क्योंकि मैं बार बार चीज़ें करके परेशान थी ना, बंद कर रही थी, खोल रही थी, बंद कर रही थी, अर्निंग कर रही थी, लेकिन मैं अपने आप से एक तो बीमारियों से परेशान थी, और जो भी मैं कुछ काम करती थी मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। तो इस बीच मेरे को MBA भी कराया गया था शादी के बाद, शुरू में ही, जब बच्चा हुआ नहीं था, तब MBA भी मेरा हो गया था, और सिलाइयाँ भी सीखी गई थी। मतलब सिखाया मुझे सब कुछ गया है, लेकिन सब सीखा सिखाया पानी फिर रहा था, मैं मांझ बर्तन ही रही थी घर में। तो ये वाला काम हो रहा था। तो लेकिन कोविड के बाद से कंटिन्यूटी में मुझे ज़्यादा मेरे अंदर वो हो गया काम करने का, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स की हेल्प करनी थी। तब तक तो ठीक है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चल रही थी लाइफ। पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी मेरी लाइफ में, लेकिन अंदर से इच्छा बहुत थी काम करने की। फिर मैंने हस्बैंड को ये बोला कि लड़ाई झगड़ा हो गया, उन्होंने सेपरेट कर दिया। तो फिर वो लड़े कि तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी, तुम तो बस यही करती रहना, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी करना, क्योंकि पूजा पाठ नहीं करनी, तुम्हें कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस तुम तो ऐसे ही रोती ही रहोगी। फिर इतना लड़ाई हुई, और उस दिन मेरे हस्बैंड ने कहा बस निकल जाओ, बच्चा लो उठाओ और अपना निकलो। वो मेरा लाइफ का ऐसा टर्न था ना, शायद यही एक वो था ना, कि जब तक तुम्हें चोट ना पहुंचाई जाए, जब तक तुम्हारे उस ईगो पे जब तक तुम्हें चोट ना पहुंचाई जाए, जब तक तुम खड़े नहीं होगे मेहनत करने के लिए, वो मेरा ऐसा था। मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों बोला, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्यों बोला मेरे को ऐसा? क्योंकि मैं बहुत पोलाइट हूँ, मैं झगड़ालू बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत सहनशीलता है अंदर, सहन ज़्यादा करती हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रिक कर गई एकदम, कैसे बोल दिया। क्योंकि घर की लक्ष्मी को, या कोई भी हो, आपको लेडीज़ का सम्मान करना चाहिए। आपने ये वर्ड कैसे यूज़ कर लिए, इसका आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये वर्ड मैंने यूज़ करे। तो 1 महीना वो दूसरे रूम में सोए और मैं इधर दूसरे रूम में, और 1 महीना वो ऐसा था जिसमें मैंने अपने आप को फिर से बूस्ट करा। जो मेरी जितना कुछ मैंने सीखा था, मैंने फिर से सारा रिकॉल करा, कंप्यूटर कोर्सेज एंड ऑल, जो मैंने अपना ऑफिस में सीखा था, टाइपिंग, ये वो। फिर मैंने कहा था अब मैं वो काम करूँगी जो मेरे लिए बना है। फिर मैंने क्या किया संगत जी,
मैंने ढूंढा एस्ट्रोलॉजर्स को, तो 2 दिन से कंसल्ट किया, फिर मुझे जाके पता चला भाई शनि केतु तुम्हारे साथ में बैठे हैं, तुम्हें तो अकल्ट साइंस में ही जाना है, ये तुम्हारे लिए बना, इसके अलावा तो तुम कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें सेवा भाव पूजा पाठ करोगे तब तुम्हारी लाइफ में थोड़ा बढ़िया होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही घसीटते रहोगे। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी का ऐसे ही मैंने वेबिनार ले लिया। आज मैं उन गुरुओं को भी बहुत थैंक्स बोलूँगी जिन्होंने मुझे सिखाया। फर्स्ट मैंने अपना कोर्स लिया था अरविंद सूद जी से, मेरे जो गुरु मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया न्यूमरोलॉजी और वास्तु का बेसिक कोर्स। वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने उसका एडवांस भी ले लिया था। और उसके बाद मतलब इतनी लाइफ की क्लैरिटी हो गई थी संगत जी कि ये जो जितना मैंने झेला ना, किसकी वजह से झेला, क्यों झेला, मैं क्यों नहीं इसकी रेमेडी कर पाई, क्यों मैं पागल थी क्या, इतना मैंने झेला, बचपन पैदा हुई हूँ तब से अपने लिए झेलती आ रही हूँ, क्यों नहीं घर वालों ने रेमेडी किया, क्यों नहीं ये पूजा उसमें सिखाया जाता कोर्सेज में। IIT JEE के पीछे बैठे हैं और IIT JEE वाले इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो IIT JEE वाले ही सबसे ज़्यादा अध्यात्म में कूदते हैं। सबसे ज़्यादा आप देखोगे कि जो अध्यात्म में कूदे हुए बड़े बड़े काउंसलर बने वो सारे IIT JEE करे वाले ही होते हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो क्यों नहीं इसका ज्ञान पहले देते, जो बच्चे को बनना है वो क्यों नहीं करवाते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज है सारा, क्यों नहीं इसको बुक्स में ही सिलेबस में कर दिया जाता कि आपका वास्तु का है और न्यूमरोलॉजी है, ये थोड़ा अध्यात्म है, इसको मतलब बेसिक हर चीज़ का उसमें कोर्स में क्यों नहीं ऐड किया जाता। क्यों मतलब इतना वो हो रहे हैं, जो इतना रेप हुए ये पीछे क्यों है, सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज क्यों नहीं कराते, लड़की अपने आप से क्यों नहीं लड़ पाती। 2 हाथ मारे खिंचा करके उसकी नोज़ पे, आँख पर, प्राइवेट पार्ट पे, तो कोई रेप कर लेगा क्या। ये एजुकेशन सिस्टम खराब है ना, आके रेप हो रहे हैं, ब्लेम दूसरे को कर रहे हो। अरे खुद को शक्ति बना लो तो दूसरा क्या कर लेगा। वो तुम पे हावी इसीलिए है क्योंकि तुमने खुद को कमज़ोर बनाया हुआ है। जिस दिन तुम हावी हो गए, खुद की शक्ति बढ़ गई, तो दूसरा क्या खाक तुम्हारा बिगाड़ेगा। तो ये वाली चीज़ गुरुजी ने सिखाई मुझे। फिर संगत जी अपने आप को मजबूत किया अच्छे से। फिर मैंने ये सेकंड मेंटोर मेरे रहे एस्ट्रो अरुण पंडित जी, जो बस मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उनके भाई सिखाना ऐसा है जैसे साक्षात भगवान सिखा रहा हो आकर के। मैं आज उनका इतना बड़ा शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरी लाइफ में बस जस्ट बिल्कुल एक एक चीज़ को इतने अच्छे से बताते हैं। बहुत अच्छे से उनका मेरा कनेक्शन, मतलब मुझे बॉन्डिंग लगता है उनसे अपना, क्योंकि सीधा वो मुंह से जैसे जो वो वर्ड्स निकालते हैं वो मेरे सीधा माइंड में पता नहीं सबकॉन्शियस कहाँ जाते हैं, जो मेरे सीधे दिल को लगते हैं। उनका पढ़ाना बहुत अच्छा है। और मैंने फिर वहाँ से न्यूमरोलॉजी करा, पूरा कोर्स कंप्लीट करा, वहाँ से मुझे एस्ट्रोलॉजी का बेसिक भी करा। और मतलब इतनी मैं हो गई थी कि मैं अपने घर वालों की भी प्रॉब्लम में, अब बाकी जर्नी ऑलरेडी शेयर कर चुकी क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और फिर मेरे थर्ड गुरु मेंटोर मेरे लाल किताब एक्सपर्ट हैं, शायद पुणे से वो हैं, महेश मानकर सर हैं, जिन्होंने मुझे लाल किताब का पूरा नॉलेज दिया। वो नेक्स्ट लेवल पर था, बहुत 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 ही अच्छा मतलब सिखाया उन्होंने मुझे, बिल्कुल रूट से सिखाया। सेम मैं हर एक चीज़ का, ये जो एस्ट्रोलॉजी था ना, ये कब मेरा पैशन बन गया मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं इसी के लिए बनी हूँ ना, 7 नंबर अकल्ट साइंस के लिए बना है, तो ये तो मुझसे छूटेगा ही नहीं। क्योंकि ये यही कह रहे थे कि एक तो मुझे बार बार गिरा के सिखाया जा रहा था चींटी की तरह कि तू गिर बार बार और स्ट्रांग हो, गिर बार बार और स्ट्रांग हो। मुझे ज़मीन पे पटका जा रहा था, मुंह पे बार बार थप्पड़ लगाए जा रहे थे, बार बार कर रही और बार बार फेलियर 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 फेलियर। लेकिन मुझे वहाँ तक ना स्ट्रांग बनाया जा रहा था कि तुम इन चीज़ों को करने के लिए स्ट्रांग हो जाओ। लेकिन मैं डरती बहुत थी, बहुत चीज़ें बचपन से झेल चुकी थी, होता ना सॉफ्ट हार्टेड, मतलब बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप की ऐसा था। और फिर उसके बाद ये जब चीज़ें सीखी तो रूट पता चला, रात के 3-3 4-4 बजे तक स्टडी करती थी क्योंकि मुझे उसमें मज़ा आता था और चीज़ें जानने का मौका मिल रहा था। क्योंकि ये जो मेरे साथ जर्नी चल रही थी, अच्छा ये इस वजह से हो रहा था, अच्छा ये जो मैंने ये सहा ऐसे हुआ था, अच्छा मेरे बच्चे का ये साथ हुआ था ये इस वजह से हुआ था, अच्छा मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई और बच्चे का कंपैरिजन ऐसे एज का जो मैच हुआ, अच्छा ऐसे हुआ, मेरी मदर इन लॉ ने ही मतलब बच्चे को सेव किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तब मुझे ना एस्ट्रोलॉजी इससे प्यार हो गया। फिर मेरे सामने ऐसा कुछ आया जब मैं ट्रैप हुई, इसके साथ साथ केस लेने लगी थी, फिर मैं ट्रैप हुई केस में। आगे मैं सॉल्व बता चुकी हूँ सारी जर्नी ऑलरेडी आपको। गुरुजी ने फिर आकर के सेव करा मुझे। उस दिन गुरुजी ने मेरा फ्रंट से हाथ पकड़ा और उस दिन से मेरी लाइफ बदलती ही चली गई।
और मुझे वो काम कराया जिसके लिए मैं बनी हूँ। शनि केतु उस दिन मेरे एक्टिव हुए, शनि केतु शायद उसी दिन एक्टिव हुए थे। मेरे को गंगा जी भेजा गया कि तुम वहाँ जाइए, फिर मुझे मेहंदीपुर भी भेजा गया, सालासर, खाटू श्याम जी और शीतला माता पर, और मुझे यहाँ जो दिल्ली वाली कालका माई हैं, भैरव बाबा हैं, समय समय पर वृंदावन, नीम करोली बाबा जो हैं उनके पास, सबके पास मुझे भेजा गया टाइम टाइम पर अपने ब्लॉकेजेस को हटवाने के लिए जो इतने टाइम से मेरे साथ चले आ रहे थे ट्रॉमास। और आज जो मैंने इतना बड़ा सत्संग शेयर करा है गुरुजी के साथ, तो ये मेरा आज रिलीज़ हुआ सारा, ये मैंने गुरुजी को सारा अपना अर्पित कर दिया और ये सब मैं आज फ्री हो गई। तो संगत जी, इसके आगे की जर्नी भी आप पूरा गुरुजी के साथ मैंने शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि सत्संग हो गया बहुत लंबा। और मैं आशा करती हूँ कि अगर कोई भी इस प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कोई भी है जो सेम मेरी तरह प्रॉब्लम बार बार फेलियर कर रहा है और दूसरों के लिए बहुत लकी है, खुद के लिए लेकिन एक तरह से श्राप बना हुआ है, तो वो दिन आ गया है आपके लिए कि मैं आज आपसे कनेक्ट हुई, आज आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, तो गुरुजी का हाथ है आपके सर पर। तो गुरुजी खुद कह रहे हैं आइए और मतलब आपकी संगत से मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, और ताकि उस चीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं, क्योंकि मैं खुद बहुत दिल से खुश होंगी कि किसी की भी मैं हेल्प कर पाऊँ। काफ़ी लोगों का ये आता है मैसेज कि तुम व्यूज़ लेने के लिए ये सब करते हो, व्यूज़ पाने के लिए तुम ऐसे टाइटल डालते हो। तो उन सभी संगत को मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, बहुत ज़्यादा करा है। मेरे पास पैसे की कमी कोई भी नहीं है, बचपन से ही नहीं रही है। जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अभाव नहीं देखा है, ना ही मेरे बच्चे ने देखा है। और जिस दिन से मैं अपने हस्बैंड की लाइफ में आई हूँ तो भी पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो मुझे व्यूज़ लेने की कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए। मेरा मकसद ये है कि टाइम टाइम पर लोगों के ऊपर जो मेरी तरह सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं उनको सेव कर सकूं। छोटी सी चीज़, जब हमारे पास रेमेडीज़ हैं तो हम इतना लंबा सफ़र क्यों कर रहे हैं। उनकी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो उनका हाथ उनके सर पर आ गया है, और वो टाइम आ गया है जो लाइफ टर्न होने का टाइम आ गया है। जो अभी तक सफ़र कर रहे थे, तो प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए कि मैं व्यूज़ के लिए ये सब करती हूँ। ये एक तरह की समाज सेवा ही कह लीजिए कि शायद मैंने जो अभी तक झेला है वो मैं नहीं चाहती कि कोई और भी करे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ से वो चीज़ ठीक हो जाती है। शायद मेरे लिए भी कोई उस टाइम पर ऐसे आया हुआ होता तो मैं भी इतना सफ़र नहीं कर रही होती। और आज मुझे पता चलता है कि मैं तो गुरुजी का ही बच्चा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे क्रिएट करा है। पहले मुझे इतने सालों 40 इयर्स तक का स्ट्रगल दिया है, 40 साल की हो गई हूँ, 40 इयर्स तक का स्ट्रगल दिया है। और उसके बाद मैं अब जो नेक्स्ट मेरा सेकेंड हाफ लाइफ जो रहेगा वो फिर अब लोगों की सेवा में काम आएगा। जो मेरा इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, जो निचोड़ निकला है और लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, तो मैं उनकी हेल्प करूँ, ठीक है। तो इसीलिए गुरुजी ने भी कह दिया कि जिनका भाई जो नहीं पे कर सकते हैं तो उनके लिए ग्रुप बना दिया, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें देती हूँ। और भाई जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो प्राइवेट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जिनको भी ज़्यादा इमरजेंसी है, ठीक है। और जो पे कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से गुरुजी ने चीज़ें सॉल्व करवा रखी हैं, दोनों ही रास्ते निकाल रखे हैं। तो संगत जी, आपको प्लीज़ झेलने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से बात कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगी, तो आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने इतनी सारी बीमारियाँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स को शेयर किया है। मैंने पढ़ाई भी काफ़ी कर ली है इस बीच, चीज़ें भी और भी बहुत शेयर करा। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ था, मैंने सब कुछ किया है इस बीच। मतलब मैं इतनी सारी सोचे प्रॉब्लम से झेल रही थी, लेकिन फिर भी खुश रहती थी, हमेशा मन से हमेशा खुश रहती थी। पता नहीं कैसे गुरुजी का हाथ था ही मेरे सर पर। मैं शांत रहती थी, क्योंकि शिवजी जी का महाशिव भाग्यांक मेरा 2 था। मैं शांत रहती थी, बिल्कुल काम, एकदम शांत। चीज़ें खुद के ऊपर सहन करती थी, बर्दाश्त करती थी, पीती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन शांत रहती थी। मुझे ये था कि मैं शांत हूँ, मुझे छेड़ो मत। लेकिन जिस दिन जिसने छेड़ दिया तो उस दिन उसको फिर मुंह तोड़ जवाब भी मिल जाता था, हिटलर बन जाती थी फिर तो मैं। तो संगत जी, प्लीज़ अगर ऐसा कुछ आप झेल रहे हैं, कर रहे हैं, तो मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस की ऐसा कोई लिमिट नहीं है, मैं हमेशा हेल्प करने के लिए आपके लिए
हमेशा मुझे खुशी होगी हेल्प करने की। और ये प्लीज़ कहना बंद कीजिए कि मैं व्यूज़ के लिए ये सब करती हूँ, क्योंकि मैं एक तरह से गुरुजी का ही क्रिएशन हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मैं गुरुजी की एस्ट्रोलॉजर हूँ। उन्होंने ही क्रिएट किया है, क्योंकि लोग इतना भटक रहे हैं फ्रॉड की तरफ, तो शायद उन्होंने इसीलिए मुझे क्रिएट करा है कि फ्रॉड की तरफ ना करो। लोगों का इंटरेस्ट अगर वहाँ ज़्यादा है तो लो जी, बिल्कुल साइंटिफिक जो बिल्कुल नेचुरल वे होता है उसमें चीज़ें करो। तो संगत जी, मैं अब अलविदा लेना चाहती हूँ इस शुक्राना सत्संग से। और सत्संग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, आई थिंक 1.5 घंटे से ऊपर का हो गया है, तो हो सकता है आप सभी बोर भी हो गए हो, लेकिन ये ज़रूरी था, गुरुजी का आदेश था ये सब शेयर करना। तो मैंने शेयर करा अपना लाइफ पूरा आपके साथ, और उसके सॉल्यूशंस भी दिए क्यों हो रहा है कि और आपको क्या करना है। और आप ज़्यादा कंसल्टेशन चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर सकती हूँ, और आपको सॉल्यूशन भी दूंगी उन चीज़ों के लिए। तो आप मेरे तक आए हैं तो गुरुजी के थ्रू ही आएंगे, कोई बाहर वाला आपको मेरे तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। ये बाउंड्री गुरुजी ने मेरे चारों तरफ बना रखी है। जो कोई भी अगर ऐसा है जिसके मन में छल कपट है, जो गुरुजी के ऊपर विश्वास नहीं करता है और जो मेरे ऊपर भी विश्वास नहीं करेगा, तो वो उसको मेरी जो बाउंड्रीज़ है ना उससे बाहर कर दिया जाता है। ये गुरुजी ने ही मुझे मतलब अभी हाल फिलहाल में बताया है कि कुछ लोग अगर तुम्हारी बाउंड्री से बाहर करे जा रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए ही है, या पीठ पीछे तुम्हारे लिए बुरा बोलते हैं, क्योंकि तुम बहुत मतलब नेक काम के लिए मुझे चूज़ करा गया है। ये गुरुजी ने ही करवाया है, उनका ही क्रिएशन है, और उन्हीं के लिए ये मेरे ऊपर सवाल उठेगा तो आप ये समझ लीजिए डायरेक्ट आप गुरुजी के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे कह दीजिए क्रिएट किया है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बार बार क्यों छूट रहा है। मैं खुद अपने आप में बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इसीलिए मैं हमेशा सवाल मैं बोलती हूँ कि मैं गुरुजी से हमेशा ठोक बजा के सवाल करें हैं, क्योंकि हर बात पे मैंने फेलियर देखा है। मुझे डर था कि आप मुझसे ये करवा रहे हो उसके बाद में मुझे फेलियर होगा, क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी सिखाया है। इसीलिए मैंने बोला कि आपने मुझे एस्ट्रोलॉजी सिखाया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा कि किसी पंडित के पास मत जाओ, ये मत करो, अच्छे नहीं होते। फिर आपने फिर ये स्टेटमेंट कैसे दे दी, क्यों मेरी लाइफ को क्यों मेरे को और रोंद दिया, क्यों मतलब मेरे को एक और बड़ा फेलियर दे दिया। मैंने इतने मन लगा के कोई चीज़ सीखी है, काम करा है, दिन रात एक कर दिया, रोटी नहीं देखी, पानी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, अपना बच्चा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैंने सीखा, लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, सच्चे मन से। लेकिन उसके बाद भी आप कहते हो पंडित के पास नहीं जाना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गुरुजी ने खुद अपनी संगत के लिए क्रिएट किया है कि उनकी संगत इधर उधर ना भटके। तो जो भी रेमेडीज़ होती है, सब कुछ होता है वो गुरुजी के ऑब्जर्वेशन में होता है। तो आप इसे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात ये सत्संग उस तक पहुँचेगा जिस पर गुरुजी की कृपा होगी, जिसको उन्हें इस भंवर से निकालना होगा, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, और जो फालतू का जितना भी होगा तो वो मेरी बाउंड्री से गुरुजी उसको बाहर रखेंगे, ठीक है। इवन उन लोगों को उन्होंने मेरे ग्रुप से भी आउट करवा दिया है। आप ये समझिए, इतना मतलब गुरुजी मेरा ध्यान रखते हैं, तो आपका नहीं रखेंगे? आप भी तो उन्हीं की संगत हैं। जब वो मुझे इस भंवर से निकाल सकते हैं तो आपको भी तो निकालने के लिए ही जोड़ रहे हैं ना, परिवार ही तो है हम। कोई डॉक्टर है, हो सकता है कोई डॉक्टर हो वो मेरी हेल्प कर दे, कोई इंजीनियर हो, कोई कारपेंटर हो, कोई प्लम्बर हो वो मेरी हेल्प कर दे, सेम ही इसी तरीके से मैं उनकी हेल्प कर दूँ। यहाँ पे करेंसी वाला तो अलग ही मैटर है ना। तो इस तरीके से आप सोचिएगा, तो इस थॉट को निकाल दीजिएगा कि ये संगत व्यूज़ के लिए काम करती है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी मैटर में। थैंक यू। और इस शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आज मेरा इतना बड़ा ट्रॉमा जो मतलब बचपन से अब तक मैंने झेला, वो गुरुजी ने आज बिल्कुल मेरे को फ्रेश अप कर दिया, उससे मुझे निकाल दिया। ये चीज़ें मैंने गुरुजी के ऊपर सरेंडर कर दी कि गुरुजी मैंने जितनी मेरी पीड़ा थी मैंने आपको दे दी, सत्संग शेयर कर दिया, और ये सत्संग जो सुनेंगे तो उनकी भी पीड़ा दूर होगी वो वाली। तो इसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, और आप सभी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।